हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब उसने धीरे से अक्षत का हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद अक्षत का ध्यान खुशी की तरफ गया तो वह अपनी मासूम पप्पी फेस के साथ अक्षत को टुकर टुकर देख रही थी। कहीं न कहीं अक्षत उसके चेहरे पर एक अलग ही घबराहट देख चुका था, जिसे देखने के बाद वह एक ठंडी सांस लेकर वापस राहुल की तरफ देखते हुए बोला, हाय राहुल, कैसे हो तुम? आई होप तुम्हें यहाँ आने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अक्षत की वॉइस बहुत नॉर्मल थी, जिसे सुनकर आसपास बैठे सभी लोग थोड़ा शांत होते हुए, लेकिन निकिता अपनी आंखें फाड़े अक्षत को देख रही थी और अब वह मुंह बनाते हुए अपने आप से बोली, कमाल है, मुझे तो लगा हमेशा की तरह यह खड़ूस ड्रैकुला पागल सांड की तरह कहीं राहुल के पीछे ना पड़ जाए, लेकिन जरा देखो तो आज यह कौवे की जगह कांव कांव भूलकर कोयल की तरह गीत गा रहा है। उफ, यह खुशी भी ना पता नहीं कैसे संभालती है इसे। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो अक्षत जिंदल? कहते हुए राहुल अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और हैंडशेक के लिए अक्षत की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वहीं राहुल के मुंह से अपने लिए अपना नाम सुनकर अक्षत की भौहें चढ़ गई, क्योंकि आज तक कोई उसे तुम कहकर नहीं पुकारता था। अगर बात अंडरवर्ल्ड या बिजनेस वर्ल्ड के हो तो सब उसे आप कहकर रिस्पेक्ट करते थे, और राहुल यह तो पहले अक्षत का एम्प्लॉय रह चुका था। अक्षत एक नज़र एटीट्यूड के साथ राहुल के हाथ की तरफ देखता है और फिर अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए सर से सीधा, अक्षत जिंदल, गुड, काफ़ी अच्छी तरक्की कर रहे हो राहुल। ज़रूर तरक्की तो करनी ही है। पहले तुम मेरे बॉस थे क्योंकि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय था, लेकिन अब ना तो तुम मेरे बॉस हो और ना मैं तुम्हारा एम्प्लॉय। तुम मेरी दोस्त के हस्बैंड हो। आई थिंक अब यही रिश्ता है हम दोनों के बीच। इतना कहकर राहुल अपना हाथ पीछे की तरफ लेने लगा कि तभी अक्षत अपना सर झटक कर उससे हाथ मिलाते हुए बोला, वेल, तुम्हारा लास्ट जवाब मुझे बहुत पसंद आया। मैं तुम्हारी दोस्त का हस्बैंड हूँ। मुझे खुशी है इस बात की कि तुम्हें यह याद है। अब दोनों ही एक दूसरे को टसन से देख रहे थे। उन दोनों की आंखों में न जाने क्यों एक अजीब ही कोल्ड वार चल रहा था। एंथोनी और सिवाय, जो कि फिलहाल कुछ हद तक इस वार से अनजान थे, नासमझी में दोनों को देख रहे थे। और तभी खुशी अपना माथा पीटते हुए जल्दी से दोनों का हाथ अलग करते हुए बोली, अरे बस भी कीजिए, आप लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या? लीजिए नाश्ता कीजिए, फिर होली सेलिब्रेट करते हैं। सॉरी जान, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है तो मैं अपनी स्टडी रूम में जा रहा हूँ, तुम अपने दोस्तों के साथ। कहते हुए अक्षत ने अपनी जुबान वहीं रोक ली और फिर एक नज़र राहुल और निकिता की तरफ देख, ठीक है, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूँगा। कहकर वह दिल ही दिल में अपने आप से बोला, होली सेलिब्रेशन है, मैं तुम्हें लेकर रिस्क नहीं ले सकता जान, तुम बहुत शरारती हो। और वहीं अक्षत को अपनी बात बदलते हुए देखा, खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई और निकिता का मुंह बन गया। सब समझती हूँ मैं, यह ड्रैकुला जानबूझकर मेरी दोस्त को हमारे साथ नहीं छोड़ना चाहता, जल कुकड़ा कहीं का। और वहीं अक्षत अब निकिता को अपनी आंखें छोटी करते हुए घूरने लगा, जैसे मानो वह उसकी बात अच्छे से सुन रहा था। वह दिल ही दिल में अपने आप से बोला, मैं तुम्हारे साथ कभी भी अपनी जान को अकेला तो नहीं छोड़ूंगा, छिपकली कहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी छिपकली उससे चिपक कर रहे। ड्रैकुला कहीं के, कब तक उसे रोकोगे? वह दोस्त है मेरी, देखना आज तो मैं जमकर मस्ती करूंगी उसके साथ, और आप ऐसे ही जल भुनकर भट्टा बनते रहना, यह चैलेंज है मेरा। कहते हुए निकिता भी अक्षत को घूर कर देख रही थी। और वहीं अक्षत अब अपने दिल में बोला, वह तो देखेंगे कि भट्टा कौन बनता है छिपकली। मैं भी तुम्हें दीवार पर ना चिपकाया तो मेरा नाम भी अक्षत जिंदल नहीं। बड़े आए दीवार पर चिपकाने वाले, वह तो वक्त ही बताएगा। कहकर निक्की तभी अपनी आंखें छोटी कर अक्षत को ही घूर रही थी। दरअसल वह दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे से लड़ रहे थे। और अभी थोड़ी ही देर में सभी लोग नाश्ता करने वालों की तभी खुशी को कुछ याद आया और उसने अक्षत से पूछा, अक्षु, सब लोग तो यहाँ हैं, लेकिन राजीव सर नहीं आए अपनी वाइफ के साथ? मैंने तो उन्हें भी इनवाइट करने के लिए कहा था ना, क्या आपने उन्हें कहा नहीं? और उनकी वाइफ के साथ उनकी सुलह हुई या नहीं? अचानक खुशी के इस सवाल पर अक्षत एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, जान, राजीव रसिया चला गया है, उसकी वाइफ थोड़ी सी बीमार है और वह उसके साथ वहीं होली सेलिब्रेट करना चाहता था, तो मैंने फोर्स नहीं किया। अक्षत के जवाब पर खुशी आगे कुछ नहीं कहती, लेकिन अक्षत ने दिल ही दिल में अपने आप से कहा, अगर मैं तुम्हें सच बता दिया जान
तो तुम्हारा अच्छा खासा मूड स्पॉइल हो जाएगा और मैं तुम्हारे चेहरे पर आज कोई दुख नहीं देखना चाहता। थोड़ी ही देर में होली सेलिब्रेशन होने लगा। सभी लोग बाहर गार्डन में आए, जहां भांग की ठंडाई, ड्रिंक, स्नैक्स के साथ कलरफुल होली हो रही थी। खुशी ने बड़ी मुश्किल से अक्षत को मना लिया था कि आज वह अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ होली खेलना चाहती है। इसीलिए अक्षत आज अपने पॉजिटिव नेचर को साइड में रखे और ना चाहते हुए भी अक्षत को खुशी का यह परमिशन देनी पड़ी। लेकिन वह लड़कों से दूर रहेगी, यह ऑर्डर भी उसने दे दिया, जिसे खुशी ने एक्सेप्ट कर लिया। खुशी ऐना, गौरी और निकिता के साथ बहुत मस्ती कर रही थी। वहीं अक्षत अपने कोल्ड ओरा के साथ चुपचाप एक कॉर्नर पर कुर्सी पर बैठा हुआ मोबाइल में कुछ काम कर रहा था। वहीं एंथोनी और सिवाय राहुल के साथ एक कॉर्नर पर खड़े एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। वह तीनों तो पूरी तरह भूत बने हुए थे। उन्हें देखकर साफ बताया जा सकता था कि उन्होंने होली बहुत अच्छे से खेली, लेकिन अक्षत को कलर लगाने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। एंथोनी ने मुंह बनाते हुए सिवाय से कहा, यार सिवाय, क्या हमें सर को कलर लगाना चाहिए? पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। अब सिवाय ने एंथोनी से कहा, पता नहीं, पर मुझे भी बहुत डर लग रहा है। लेकिन आज होली है, क्या आज भी वह गुस्सा करेंगे? राहुल, आप जाइए ना सर को कलर लगाने। आप तो क्वीन के दोस्त हैं और हम तो उनके एम्प्लॉय, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ? और यह सुन राहुल मुंह बनाते हुए अक्षत को देखकर बोला, तुम मुझे ओखली पर सर देने के लिए कह रहे हो? माना कि मैं फाइटर का दोस्त हूँ, लेकिन इस इंसान के साथ मेरी मेमोरी भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं तो कहता हूँ इग्नोर करो, इसे हम लोग खुद ही मस्ती करते हैं। शायद आप ठीक कह रहे हो राहुल, कौन जाएगा शेर से पंगा लेने? चलो हम लोग दूसरी जगह चलते हैं। इतना कहकर वह तीनों लड़के अपने हाथ में लिया हुआ कलर लेकर साइड की तरफ जाने लगे कि तभी रुद्र उन तीनों की घबराहट देख जोर जोर से हंसते हुए बोला, हा 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 हा, तुम लोगों की हिम्मत ही नहीं हो रही एजे के पास जाने की। क्या हुआ, डर गए? अब राहुल मुंह बनाते हुए रुद्र से बोला, शट अप रुद्र, हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग तो बस आज के दिन अपना मूड खराब नहीं करना चाहते। हाँ, वैसे भी हमारे सर का गुस्सा तो सब जानते हैं। कहते हुए एंथोनी ने मुंह बना लिया, अरे कुछ नहीं होगा, आज होली है, आज तो एजे को कलर करना बनता है। तुम लोग इतना डरोगे तो कैसे चलेगा यार? अरे लेकिन, कहा ना लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम लोग यहाँ होली सेलिब्रेट करने आए हैं तो करके ही जाएंगे। अब तुम लोग देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर रुद्र अपने हाथों में कलर का पूरा पैकेट लेकर अक्षत की तरफ चला गया और वहीं उसे जाता हुआ देखकर एंथोनी और सिवाय स्माइल करते हुए बोले, लगता है मिस्टर सिंघानिया को अपनी बलि चढ़ाने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। चलो चलो, हमारे इंटरटेनमेंट का इंतजाम हो गया। इतना कहकर वह तीनों एक कॉर्नर पर खड़े होकर सामने का नज़ारा देखने लगे। अब वहीं रुद्र धीरे से अक्षत के पीछे जाकर एक नज़र उन तीनों को देख रहा था और फिर स्माइल करते हुए अक्षत के ऊपर जैसे ही कलर की पूरी प्लेट उड़ेलने वाला था, तभी ना जाने कैसे अक्षत एक फास्ट मूव दिखाते हुए बिना पीछे देखे रुद्र का हाथ हवा में ही पकड़कर उसे अचानक घुमाते हुए फ्लोर पर पटक देता है और दूसरी किक के साथ थाल को इस तरह लात मारता है कि सारा कलर रुद्र के चेहरे पर ही गिर गया और वह ऊपर से नीचे तक कलर से नहा गया, जिसके कारण रुद्र का मुंह बन गया और वह गार्डन की मिट्टी में धूल फेंकते हुए अक्षत को 100 गालियां दे रहा था। एजे के बच्चे, यह क्या किया तुमने? वही जो तुम मेरे साथ करने आए थे रुद्र, हैप्पी होली। पर तुम जानते हो मुझे मेरी जान के अलावा कोई और कलर नहीं लगा सकता। कहकर वो एटीट्यूड के साथ स्माइल करते हुए वहां से दूसरी तरफ चला गया और अब रुद्र अचानक उठकर बैठे हुए अपने पैर पटकते हुए बोला, एजे के बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चैलेंज करो। अब तुम देखो, मैं तो तुम्हें कलर लगा कर रहूँगा। यह मेरा रुद्र प्रताप सिंघानिया का वादा है तुमसे। और वहीं कुछ ही दूरी पर खड़े राहुल, एंथोनी और सिवाय रुद्र की इस हालत को देखकर मजे लेते हुए पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगे थे। अब अक्षत दूसरी तरफ आया तो रुद्र अपने हाथों में कलरफुल पानी की बाल्टी लेकर स्माइल करते हुए अक्षत के ऊपर पीछे से फेंकने ही वाला था कि तभी अक्षत को किसी की फ़ोन कॉल आई और वह कॉल रिसीव करके यूं ही दूसरी तरफ हो गया और अगले ही पल रुद्र का एक बार फिर पोपट बन गया, क्योंकि उसने जैसे ही कलर की बाल्टी अक्षत की तरफ फेंकी तभी वह अपने सामने एक बड़े से आईने से टकराकर वापस रुद्र के चेहरे पर ही आ गया और अब रुद्र खुद कलरफुल पानी से भीगा हुआ बंदर लग रहा था। उस बेचारे का दूसरा प्लान भी फेल हो गया। अब अक्षत दूसरे कॉर्नर पर खड़ा था तो वहां ऊपर टेरिस पर खड़े होकर बहुत सारा कलर अक्षत के ऊपर गिराने वाला था। एजे के बच्चे, अब तो तुम नहीं बचोगे। इतना कहकर वह ऊपर से ढेर सारा कलर अक्षत के ऊपर डालता है
लेकिन तभी अचानक एक बड़ा सा हवा का झोंका आया और वह पाउडर फॉर्म में जितना भी कलर था हवा के साथ कलरफुल बादल बनकर पूरे एटमॉस्फेयर में उड़ गया, जैसे मानो वहाँ कलरफुल आंधी आई हो। और क्योंकि अक्षत नीचे था वह कलर उस पर पड़ा ही नहीं, वह तो हवा में गायब हो गया और रुद्र का मुंह एक बार फिर बन गया। वह अपने पैर पटकते हुए बोला, आखिर यह चल क्या रहा है? यह एजे का बच्चा बार बार इतना लक्की कैसे हो सकता है? और अब उसे फ्रस्ट्रेटेड होते हुए देखकर एंथोनी सिवाय और राहुल, जो कि गार्डन की मिट्टी पर आलती पालती मारकर बैठे हुए थे, अपने आगे तो कुछ पकोड़े और कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेकर उसे स्ट्रॉ के जरिए पीते हुए यह नज़ारा देख रहे थे, जैसे मानो वह अपने एंटरटेनमेंट का इंतजाम करके बैठे हों। अब राहुल अपने मुंह में पकोड़े डालते हुए यूं ही रुद्र की कोशिशों को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है वह कामयाब होगा? लगता तो नहीं है, काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है। कहते हुए एंथोनी सुड़ सुड़ करके अपना कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से पी रहा था। तो फिर क्या हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए? कहते हुए राहुल मुंह बनाकर आइडिया मांग रहा था। तुम्हें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है? और तुम्हारे फ्यूचर का क्या प्लान है? मतलब तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी फैमिली और बच्चों को कौन संभालेगा? मेरी तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर हो गई है, इसीलिए मैं तो यह रिस्क नहीं लूँगा, कहकर सिवाय पास में रखी हुई ठंडाई पीने लगा। और सिवाय की बात को सुनकर एंथोनी, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई, पर फिर भी मुझे भी मरने का कोई शौक नहीं है, कहकर अब वह भी ठंडाई पीने लगा। और मेरा तो बच्चा ही छोटा है, तो रहने देते हैं, कहकर अब राहुल भी ठंडी सांस ले लेता है। कि तभी उन तीनों को इस तरह देखकर रुद्र गुस्से से मुंह बनाते हुए उन तीनों के पास आकर बोला, अरे कैसे दोस्त हो तुम लोग? शर्म नहीं आती? यहाँ एक तरफ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उस एजे को हमारे रंग में रंगने के लिए, और तुम लोगों को मेरी हेल्प करने की जगह यहाँ चुपचाप बैठकर कोल्ड ड्रिंक, ठंडाई और पकोड़े ले रहे हो। तो क्या करें, तुम भी पकोड़े खा लो, यह बहुत टेस्टी है, एटलीस्ट करने से तो बेहतर है। वैसे भी तुम फालतू का चैलेंज लेकर बैठे हो, मैं तो कहता हूँ इग्नोर करो उसे। अरे हम हैं ना, आपस में मस्ती करते हैं, कहते हुए राहुल अपने हाथ के पकोड़े रुद्र की तरफ बढ़ा देता है। और वहीं रुद्र पैर पटकते हुए उन तीनों पर गुस्सा होकर बोला, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, डरपोक कहीं के। हम लोग डरपोक नहीं हैं, समझदार हैं, फालतू के पंगे नहीं लेना चाहते। काश थोड़ी अकल आप में भी होती। रुद्र प्रताप सिंघानिया, कहकर सिवाय रुद्र को पूरी तरह इग्नोर करके पकोड़े की प्लेट से कुछ और पकोड़े उठा लेता है। व्हाट, तुमने मुझे पागल कहा? अब देखो मैं यह चैलेंज कैसे पूरा करता हूँ और तुम लोगों को दिखाता हूँ कि चैलेंज कैसे पूरा किया जाता है। इतना कहकर रुद्र तुरंत ही वहाँ से चला गया और अब गर्ल्स के ग्रुप के पास आकर उन तीनों की तरफ देखते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प किस बारे में रुद्र? कहते हुए निकिता कन्फ्यूजन से रुद्र की तरफ देखने लगी। अरे वह देखो, तुम लोग यहाँ अकेले अकेले मस्ती कर रहे हो और वहाँ मेरा भाई एजे कैसे मायूसी से अकेले कॉर्नर पर साइड बैठा है। खुशी, तुम्हें नहीं लगता कि उसकी लाइफ में भी कुछ रंग होने चाहिए? हम लोग तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पर वह है कि उसे इनमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें नहीं लगता उसे भी अपनी लाइफ थोड़ा एंजॉय करना चाहिए? कहते हुए रुद्र सामने कॉर्नर पर बैठे हुए अक्षत की तरफ इशारा करता है और वहीं खुशी, जो कि पूरी तरह रंग में रंगी हुई थी, मायूसी से अक्षत की तरफ देखते हुए बोली, हाँ रंगना तो चाहिए, पर यह रिस्क लेगा कौन? मैंने तो उन्हें बहुत समझाया कि वह भी हमें ज्वाइन करे, पर वह मानते ही नहीं। अब रुद्र के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। उसने निकिता, खुशी, ऐना और गौरी से कुछ कहा, जिसे सुनकर उन सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वाट? और अब थोड़ी देर बाद अक्षत, जो कि अभी भी दूसरी जगह बैठे हुए अपने मोबाइल पर लगातार काम कर रहा था, खुशी मासूम सा चेहरा बनाकर अपने हाथों में ठंडाई लिए हुए उसके पास गई और उसे ठंडाई पीने के लिए ऑफर किया। अक्षु, बस भी कीजिए, कितनी देर से काम कर रहे हैं, प्लीज़ चलिए ना, हमें ज्वाइन कीजिए, देखो तो कितना मज़ा आ रहा है। नहीं जान, मुझे ज़रूरी काम है, तुम जाओ एंजॉय करो, वैसे भी यह चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मुझे पता था आप ऐसा ही कहेंगे, चलिए ठीक है, यह ठंडाई पी लीजिए। कहते हुए खुशी अक्षत को वह ठंडाई देती है और अक्षत स्माइल करते हुए, यह क्या, सिर्फ मेरे लिए? तुम नहीं पियोगी? यह लो, तुम पी लो, मैं दूसरा लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं अक्षु, मैं लेकर आई हूँ, यह देखिए मेरा ग्लास, आप पीजिए, कहकर खुशी दूसरी ग्लास से खुद ही ठंडाई पीने लगती है और अक्षत उसके दिए हुए ग्लास से वह ठंडाई पीता है। वह घबराकर अपनी नज़र उठाकर थोड़ा साइड में देखती है, जहाँ एक पिलर के पीछे छुपे हुए निकिता और रुद्र अपनी मंडी निकालकर बस खुशी और अक्षत को देख रहे थे।
और अपने हाथों से थम्स अप का इशारा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गौरी और ऐना एक बड़े से फ्लावर वास के पीछे बैठकर छुपी हुई थी। खुशी दीदी, यह आप क्या कर रहे हो? अगर उस नीली आंखों वाले राक्षस को जरा भी भनक लगी तो आपके साथ साथ हमारी भी बैंड बजेगी जी। और हमारे हीरो की तो हमें बचा भी नहीं पाएंगे। हम तो साफ साफ बता देंगे कि हमने कुछ नहीं किया जी। गौरी की बात सुनकर ऐना उसे शांत करते हुए बोली, रिलैक्स गौरी, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, यह सिर्फ होली है, खुशी सब संभाल लेगी। चलो प्लान पर वर्क करते हैं। नहीं जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। आपको जाना है तो जाइए, हम तो ठंडाई पियेंगे। वैसे भी हमें नीली आंखों वाले राक्षस से बहुत डर लगता है जी। इतना कहकर गौरी भी ठंडाई पीने के लिए चली गई। अब ऐना को भी प्यास लग रही थी तो वह भी उसके पीछे पीछे ठंडाई पीने चली गई। वहीं थोड़ी दूरी पर सिवाय एंथोनी और राहुल भी यह नज़ारा देख रहे थे और अब वह तीनों भी एक दूसरे का चेहरा देखते हुए बोले, क्या लगता है इस बार कामयाब होंगे? डेफिनेटली, इस बार क्वीन भी शामिल है। भले ही बैंड बजे तो बजे, पर क्वीन हमेशा जीत जाती है, तो मेरा वोट तो क्वीन को जाता है, कहकर एंथोनी स्माइल कर रहा था। मेरा भी, राहुल और शिवाय ने एक साथ कहा। वह तीनों रंग में रंगे हुए बंदर लग रहे थे और एक साथ एक बड़े से बहुत सारे कलर रखे हुए बड़े से टेबल के पीछे छुपे हुए थे, जिस पर व्हाइट कलर की बेडशीट फ्लोर को टच कर रही थी, जिसके कारण वह तीनों किसी को भी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका छोटा छोटा सर बाहर झांक रहा था। और वहीं खुशी अक्षत को ठंडाई तो पिला रही थी, लेकिन सलाइवा गटकते हुए अपने आप से बोली, यह रुद्र की बात मानकर मैंने इन्हें ठंडाई तो पिला दी, बस जल्दी से इन्हें नशा हो जाए ताकि यह भी हमारे साथ होली सेलिब्रेट कर पाए। लेकिन कहीं इन्हें मेरे बारे में पता ना चल जाए, वरना बहुत बुरी बैंड बजेगी। वो अक्सू, आप कितने खड़ूस क्यों हैं? वहीं अक्षत ठंडाई पीकर स्माइल करते हुए खुशी से बोला, जान, अगर तुमने होली सेलिब्रेट कर लिया हो तो हम लोग कमरे में चले, मुझे भी मेरी होली खेलनी है। खुशी घबराते हुए जल्दी से ना में सिर हिलाकर, नहीं, अभी नहीं, अभी तो मुझे और खेलना है। यह लीजिए, अब और ठंडाई पीजिए और अपने दिमाग को ठंडा रखिए। अब अक्षत एक गिलास और ठंडाई पी लेता है, लेकिन खुशी एक ही गिलास में धीरे धीरे झूमने लगी कि तभी पिलर के पीछे छुपी हुई निकिता ने रुद्र से कहा, रुद्र, यह इस ड्रैकुला को नशा क्यों नहीं हो रहा? अब तक तो हो जाना चाहिए था ना, आपने मेडिसिन तो ठीक से दी थी। अरे हाँ स्वीट हार्ट, मैंने तो दवाई ठीक से दी थी, पूरा का पूरा भांग मिला दिया था। शायद इसके लंबे चौड़े शरीर में नशा होने में थोड़ा वक्त लग रहा है। चलो तब तक हम अपना काम करते हैं। इतना कहकर रुद्र निकिता का हाथ पकड़कर जल्दी से साइड आया और कुछ कलर, पिचकारी और बलून लेकर अक्षत और खुशी की तरफ चल दिए। वहीं दूसरी तरफ खुशी की आंखें अब धुंधली हो रही थी, उसे अब दो अक्षत दिखाई दे रहे थे। खुशी अपनी आंखें जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हुए अपने आप से बोली, यह मुझे दो अक्षु क्यों नजर आ रहे हैं? मुझसे तो एक ही नहीं संभलते, दो कैसे संभालूंगी? खुशी यह सोच ही रही थी कि तभी अक्षत खुशी को देखने में बिजी था। वह प्यार से उसकी कमर में हाथ डाले उसे देख रहा था कि तभी अचानक ही वहां बहुत सारे कलर और रंग पिचकारी अक्षत के ऊपर पड़ने लगे। इसके बाद अक्षत गुस्से से पलटकर पीछे देखता है, जहां निकिता और रुद्र उछलते हुए उसके ऊपर कलर डाल रहे थे। हैप्पी होली तुम लोग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर कलर डालो। रुद्र, निकिता, तुम्हारी तो ओ कमोन जीजू, इतना हाइपर मत होइए, सिर्फ कलर ही तो है, वैसे भी आज होली है, चलो सेलिब्रेट करो ना, जब देखो तब सड़ा हुआ मुंह बनाकर घूमते रहते हैं। क्या कहा? तुम रुको, तुम्हें तो मैं। इतना कहकर अक्षत गुस्से में पास में रखा हुआ कलर लेकर उन दोनों के पीछे दौड़ा और अक्षत को अपने पीछे आते हुए देखकर निकिता और रुद्र जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से भागते हुए बोले, अरे बाप रे राक्षस, भागो भागो। निकिता और रुद्र अलग अलग डायरेक्शन में भाग गए। निकिता तो अक्षत के हाथ नहीं आई, लेकिन रुद्र, वह बेचारा अक्षत के हाथ आ गया और अक्षत उसे जबरदस्ती कलर की प्लेट में डबो कर मार रहा था। वह बेचारा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अक्षत कभी उसे हेयर कलर की बाल्टी में पटकता तो कभी रेड कलर की। वह उसके कॉलर को, उसके गले को पीछे से पकड़कर बार बार पानी में डुबो रहा था। और वहीं निकिता जो दौड़ दौड़ कर थक गई थी, टेबल के पीछे ठंडाई पीते हुए अपने आप से बोली, मैंने तो पहले ही कहा था रुद्र, आप आग से खेल रहे हैं, लेकिन आप ही नहीं माने तो आप भुगतो। हमेशा मुझे ज्ञान बांटते हैं कि ड्रैकुला से दूर रहो, और अब खुद। वहीं अब रुद्र की पिटाई होते हुए देखकर एंथोनी, शिवाय और राहुल बड़ी मुश्किल से उसे बचाने जाते हैं। सर छोड़ दीजिए उन्हें प्लीज, आज होली है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर कलर फेंकने की, खास तौर से तब जब मैं अपनी जान के साथ था। मेरा स्पेशल मोमेंट बर्बाद कर दिया, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
अरे यार ऐसे प्लीज आज के दिन गुस्सा मत करना। देख मैं तेरा भाई हूँ, कम से कम रिश्ते का तो ख्याल रख। बस थोड़ा सा कलर ही तो डाला है, अब क्या इतनी सी बात के लिए जान लेगा? जान तेरे तो मैं प्राण, हार्ट, किडनी सब लूंगा, तू बस देख। इतना कहकर अक्षत रुद्र को अपने दोनों हाथों से उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देता है। और अब रुद्र स्विमिंग पूल के पानी में हाथ पैर मार रहा था और अक्षत को 100 गालियां दे रहा था। अब अक्षत अपने काम के लिए वहां से जाने लगा कि तभी अचानक ही वहां एक बहुत ही लाउड म्यूजिक प्ले होने लगा, जिसे सुनकर अक्षत, रुद्र, एंथोनी सिवाय और राहुल का ध्यान सामने की तरफ गया। सामने का नजारा देखकर वह सभी पूरी तरह हैरान रह गए, क्योंकि खुशी एक कलर के बड़े से टेबल पर खड़े होकर अपनी कमर मटकाते हुए बड़े ही सेक्सी अंदाज में डांस कर रही थी। वह अपने एक हाथ को ऊपर कर दूसरे हाथ से अपने बालों को इकट्ठा कर एक कंधे पर रख रही थी और अपनी बैक सबको दिखा रही थी। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी। और यह नज़ारा देखकर अक्षत खुशी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है कि तभी दूसरी तरफ अब सिवाय के होश उड़ रहे थे, क्योंकि गौरी पानी के बड़े से टब में पूरी तरह भीगी हुई कमर मटकाते हुए डांस कर रही थी। और उसकी यह हालत देखकर तो सिवाय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वाइट साड़ी में लिपटी हुई बीवी बहुत हॉट लग रही थी। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया? कि तभी ऐना खुश होकर खुशी के चारों तरफ घूमते हुए हाथ में पिचकारी लेकर उसकी कमर पर कलर मारते हुए डांस कर रही थी। राहुल के ऐना की हालत देखकर होश उड़ गए। न जिसने जींस और टॉप पहन रखा था वह उछल उछल कर इधर उधर नाच रही थी और कह रही थी, जींस पहन के जो तूने मारा ठुमका तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। और अब एंथोनी स्माइल करते हुए बैचलर की तरह डांस करते हुए अकेले में ही उछल रहा था। और अब रुद्र के होश उड़ाने वाले थे, क्योंकि स्विमिंग पूल के पानी में पैर डालकर मस्ती कर रही निकिता डांस कर रही थी और अपनी सेक्सी अदाएं दिखा रही थी, जिसे देखकर रुद्र बुरी तरह सेडूस हो रहा था। अक्षत जल्दी से खुशी को संभालता है। उसे समझ में आ गया खुशी ने नशा कर रखा है। जान होश में आओ, तुमने भांग खाई है क्या? मैंने नहीं, मैंने तो बिल्कुल नहीं पी। मैंने पी नहीं है, जो भी है सही है, मजा आ रहा है। खुशी अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी और अक्षत उसकी कमर में हाथ डालकर उसे टेबल से नीचे उतारता है। जान तुम इधर आओ मेरे पास। अक्षु आप ना बहुत खड़ूस है, आप मुझे कितना तंग करते हैं। आप कितने बड़े राक्षस हैं और मैं भोली भाली क्यूट सी लड़की। जरा देखिए तो आप मुझे कैसे घूर रहे हैं, मोटी मोटी ब्लोटी जैसी आंखों से। अक्षु क्या आप मेरे साथ रंग नहीं खेलने वाले? बोलो, पिछली बार याद है आपको, खन्ना विला में आप मेरे साथ होली खेलने आए थे। उस वक्त भी मुझे परेशान किया था। आपकी वजह से मैं कितना हर्ट हुई आपको मालूम है। मैं आपको खुद से दूर कर रही थी और आप जबरदस्ती मेरे पास आना चाहते थे। मैं आपसे नाराज थी। आपने मुझे उस वक्त धोखा क्यों दिया था? बोलो क्यों दिया था? आप मुझे छोड़कर उस कीर्ति के साथ चले गए थे। मुझे धोखा दिया, मुझे मंडप में छोड़कर भाग गए। मुझे कहा कि आप मुझे प्यार नहीं करते। क्यों कहा था? बोलो क्यों कहा था? खुशी अक्षत के कॉलर को पकड़कर उसे हिलाते हुए पुरानी बातों को याद कर करके शिकायत कर रही थी। आपने मुझे छोड़ दिया था ना, अब मैं आपसे नाराज हूँ। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। पहले तो मेरे करीब आए, फिर मुझे प्यार किया, तब तो आपको सिर्फ मेरी अटेंशन चाहिए थी और फिर मुझे छोड़कर। मुझे कल भी तुम्हारी अटेंशन चाहिए थी, आज भी सिर्फ तुम्हारी चाहिए और फ्यूचर में भी सिर्फ तुम्हारी ही चाहिए जान, कहकर अक्षत के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। अच्छा, तुम्हें मेरे साथ कलर खेलना है? चलो हम लोग अपना गेम खेलेंगे, कहकर अक्षत खुशी को एक झटके में अपनी बाहों में उठा लेता है और अपने कदम विला की तरफ बढ़ाने लगा। वहीं राहुल ऐना को संभालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह भी नशे में थी। ऐना इधर आओ मेरे पास। यह क्या कर रही हो? तुम होश में नहीं हो क्या? मैंने तुम्हें मना किया था, भांग मत पीना, उसमें नशा होता है। नशा होता है? तुम्हारे प्यार में भी नशा है राहुल। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तुम ना बहुत एनरोमांटिक हो। तुम्हें तो बिल्कुल रोमांस करना ही नहीं आता। इनफैक्ट तुम इंडियन लड़कों को बिल्कुल भी रोमांस नहीं आता। यू नो व्हाट, अगर तुम्हारी जगह कोई अमेरिकन बॉय होता तो उनका रोमांस तो माय गॉड। खैर छोड़ो, तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम्हारी पिचकारी में दम ही नहीं है। इतना कहकर ऐना राहुल को धक्का देकर वहां से चली जाती है और उसका ताना सुनकर राहुल के अंदर की मर्दानगी उसे दुदकारने लगी। उसकी आंखें फैल गई
उसे ऐना से इस बात की उम्मीद नहीं थी। क्या वह उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता? और अब तो वह गुस्से से दांत पीसते हुए अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए तुरंत ही ऐना के पीछे गया और एक झटके में उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए, क्या कहा? जरा फिर से कहो। मेरी पिचकारी में दम नहीं है। ऐना डार्लिंग, लगता है तुम्हें बहुत गलतफहमी हुई है। हम इंडियन मर्द अपनी बीवी को कंफर्टेबल रखने के लिए सॉफ्ट रहते हैं, वरना हमारी मर्दानगी क्या है वह मैं तुम्हें आज बताता हूँ। तुम्हें होली खेलनी है ना? चलो आज हम सिर्फ होली खेलेंगे, वह भी अलग अलग पोजीशन में। इतना कहकर राहुल गुस्से से एक झटके में ऐना को अपनी गोद में उठा लेता है और तेज कदमों के साथ वहां से जाते हुए एंथोनी की तरफ देखकर कमांड देकर बोला, एंथोनी, क्रिस का ख्याल रखना, आज उसकी मॉम और डैड बहुत बिजी रहने वाले हैं। इतना कहकर राहुल तो वहां से चला गया, लेकिन एंथोनी मुंह बनाते हुए अपनी गोद में रखे हुए क्रिस को देखकर बोला, वट, क्या कहा? तुम लोग मजे करोगे और मैं यहाँ बेबी सीटिंग? यह तो बहुत ही नाइंसाफी है। एंजल, कहाँ हो तुम? आज मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज तुम मेरे पास होती। कहते हुए एंथोनी की आंखों में नमी आ रही थी। उसे एक प्यारी सी लड़की की झलक याद आई। वहीं दूसरी तरफ गौरी, उसने भी भांग पी ली थी और अब वह नशे में झूमते हुए टल्ली की तरह गाना गा रही थी, जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, कि प्याला तेरे नाम का पिया। कहते हुए गौरी गार्डन में पौधों के किनारे लगे हुए पत्थरों पर दोनों हाथों को हवा में फैलाकर चलने की कोशिश कर रही थी, जिसके कारण वह बार बार गिर रही थी। ऊपर से नीचे तक सफेद साड़ी में लाल पीले हरे गुलाबी रंग में रंगी हुई वह लड़की बिल्कुल भी होश में नहीं थी और उसकी हालत देखकर शिवाय जल्दी से उसकी तरफ दौड़कर उसे संभालने की कोशिश करते हुए बोला, गौरी, यह क्या किया तुमने? क्या तुमने भांग पी ली है? देखो मुझे। हीरो जी, 1 के 2, 2 के 4 हमको तो दिखते हैं। अब वह अपने होठों का पाउट बनाते हुए शिवाय को धक्का देकर चिढ़ते हुए बोली, हटिए, हमें आपसे बात ही नहीं करनी, हम आपसे नाराज हैं जी। नाराज? और मुझसे? लेकिन क्यों? क्योंकि आप हमसे प्यार नहीं करते जी। अब गौरी माथा पीट पीट कर शिवाय के आगे डांस करते हुए मुंह बना बना कर कह रही थी, जिंदगी बर्बाद हो गया, इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। शिवाय पूरी तरह हैरान आंखें फाड़कर उसे घूरने लगा कि तभी आना भी राहुल की बाहों से छूटकर उसे शिकायत करते हुए, इनसे होता ही नहीं है, रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पड़ी ही नहीं है, मेरी ब्यूटी किस काम की। शिवाय गुस्से में गौरी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो गौरी खुद को छुड़ाकर फिर से शिकायत करते हुए, हर बात पर ठीक है करते हैं, हर बात पे ओके ओके करते। अब है ना राहुल की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए राहुल से पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वह भी उससे दूर हो जाती है। वहीं अब मर्दों का गुस्सा फूट पड़ा था। बस बहुत हो गया तुम लोगों का, प्यार चाहिए ना? रुको, आज हम देंगे तुम्हें प्यार। इतना कहकर राहुल ने झटके से ऐना को अपनी गोद में उठा लिया और शिवाय ने गौरी को कंधे पर। और वहीं दूसरी तरफ सोना को कोमा में गए हुए 72 घंटे हो चुके थे और अभी तक वह कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वहीं राजीव, जो कि लगभग 3 दिन से बिना खाए पिए और बिना कपड़े बदले सोना के पास ही बैठा हुआ था। पिंकी और लैला के लाख समझाने के बाद भी वह सोना को छोड़कर हिलता ही नहीं। लगातार थकान, मेंटल स्ट्रेस के कारण अब उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी कि तभी लैला पिंकी की तरफ देखकर बोली, पिंकी, अगर सर का यही हाल रहा तो सोना के साथ साथ वह भी बीमार हो जाएंगे। एटलीस्ट उन्हें खाना और फ्रेश होने की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ लैला, पर क्या करूँ, वह मान ही नहीं रहे। कहती हैं कि वह दीदी को छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं तो परेशान हो गई उन्हें समझा कर। अब तुम ही कुछ करो। ठीक है, एक बार फिर ट्राई करते हैं। लैला और पिंकी एक बार फिर राजीव को समझाने लगे, जीजा जी, आप लगातार 3 दिन से इसी तरह दीदी के पास बैठे हैं। देखिए, आपकी तबीयत अब ठीक नहीं लग रही। मुझे लगता है आपके घर जाना चाहिए। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना दीदी का ख्याल रखते रखते आप भी बीमार हो जाएंगे। और फिर मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे अपनी बेबी डॉल के साथ रहना है। अगर मेरे जाने के बाद उसे होश आया और मैं उसे नहीं मिला तो वह मुझसे नाराज़ हो जाएगी। उसे तो यही लगेगा ना, तो मैं अभी तक उससे नाराज़ हूँ और फिर वह नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। राजीव के जवाब को सुनकर पिंकी और लैला मायूसी से एक दूसरे को देखने लगी कि तभी पिंकी को कुछ ख्याल आया और वह अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोली, जीजा जी, आपको पता है आज होली है। सोना दीदी को होली बहुत पसंद है। उन्हें नए कपड़े, कलर, मिठाइयाँ सब बहुत अच्छा लगता है। जीजा जी, आपकी और दीदी की यह पहली होली है। क्या आप दीदी के साथ होली नहीं खेलेंगे? देखिए, अगर उन्हें पता चला कि आप लोगों का पहला
फेस्टिवल यूं ही मायूसी से गुजर गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि दीदी हमें सुन सकती है, तो क्यों ना आप कुछ ऐसा करें जिससे दीदी खुश हो जाए। हो सकता है वह कुछ रिएक्ट करे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। इतना कहकर पिंकी ने लैला की तरफ इशारा किया तो लैला भी जल्दी से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, अरे मैं तो इतनी ज़रूरी बात कैसे भूल सकती हूँ। सोना ने मुझे बताया था कि उसने होली के लिए आपके लिए एक स्पेशल ड्रेस सेलेक्ट की है। पिछली बार हम लोग शॉपिंग पर गए थे ना, तब उसने कहा था आप वापस आएंगे तो वह आपके साथ मैचिंग ड्रेस पहनेगी और फिर होली खेलेंगी। सर मुझे लगता है आपको भी सोना के साथ। और अब उन दोनों की बात सुन राजीव की आंखों में एक उम्मीद आ गई। वह सोना की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, सच मेरी बेबी डॉल को होली पसंद है तो होली की अरेंजमेंट की जाए। मैं अपनी बेबी डॉल के साथ होली जरूर खेलूंगा। राजीव तुरंत अपनी जगह से उठकर सोना के कान में बोला, बेबी डॉल तुम्हें होली पसंद है ना, तो मैं जरूर खेलूंगा। हम जरूर खेलेंगे। मैं सारे अरेंजमेंट करता हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। मैं बस यूं गया और यूं आया। इतना कहकर राजीव जल्दी से कमरे से निकलते हुए पिंकी और लैला से बोला, मैं जा रहा हूँ, मेरी बेबी डॉल का ख्याल रखना और खबरदार जो उसे छोड़कर तुम लोग हिले, मैं माफ़ नहीं करूँगा, याद रखना। और अब राजीव जल्दी से वहाँ से चला गया। वहीं उसकी खुशी देख पिंकी की आंखों में आंसू आने लगे थे। वह रोते हुए सोना की तरफ देखकर बोली, दीदी यह तुमने क्या किया। जीजा जी तो तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि वह तुम्हारे अलावा किसी और के। प्लीज़ दीदी अब यह सब बंद करो और लौट आओ। हम लोगों को आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ वापस आ जाओ ताकि मैं भी। पिंकी लैला की तरफ देखते हुए बोली, लैला आज इतना बड़ा दिन है, होली का त्यौहार है, मुझे दीदी के लिए प्रार्थना करने मंदिर जाना है, तो क्या तुम दीदी का ख्याल। फिक्र मत करो, मैं हूँ, तुम जाओ। थैंक यू सो मच लैला। इतना कहकर पिंकी भी अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में खुशी जोर जोर से हंसते और खिलखिलाते हुए पूरे कमरे में इधर उधर दौड़ रही थी। इस वक्त उसका पूरा शरीर रंग से रंगा हुआ था। वह कभी दौड़ते हुए बिस्तर पर चढ़ती तो कभी सोफे पर, कभी बालकनी में भागती तो कभी क्लोजेट रूम में जाकर छुप जाती। कमरा इतना बड़ा था कि वह आराम से इसमें मस्ती कर सकती थी और वह अक्षत को अपने पीछे भगा रही थी। वहीं अक्षत खुशी के पीछे दौड़ते हुए उसे वार्निंग दे रहा था कि वह बदमाशी ना करे, लेकिन शरारती खुशी माने तब ना। जान शर्त नहीं, मैंने कहा ना, मेरे पास आओ। हा 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 हा, अक्सू पहले पकड़ कर दिखाइए जान तुम्हें तो मैं। कहकर अक्षत ने अचानक ही खुशी को पीछे से बाहों में भर लिया और अब उसे गोल गोल घुमाने लगा। वहीं खुशी खिलखिलाकर हंस रही थी और अगले ही पल खुशी जोर जोर से उछलने लगी और चिल्ला चिल्ला कर कूदने लगी। अक्सू ठंडा ठंडा लग रहा है, बदमाश कहीं के, अब आया मजा। जान कब से मुझे परेशान कर रही थी। अक्सू के बच्चे प्लीज यह बर्फ निकालिए, मुझे ठंड लग रहा है। कहते हुए खुशी जोर जोर से उछल रही थी क्योंकि अक्षत ने आइस क्यूब उसकी कुर्ती के अंदर डाल दिया था और खुशी जितना उसकी बाहों में मचल रही थी उसे उतना ही अच्छा लग रहा था। तुम्हें होली खेलना था ना मेरे साथ, रुको अब मैं खेलता हूँ। कहकर अक्षत ने अपने हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखा हुआ कुछ कलर उठाया और खुशी को अपने दूसरे हाथ से कमर से पकड़कर उसके कपड़ों के अंदर कलर डालने लगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन दूसरी तरफ रूस में कोई था जिसकी आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए थे। यह कोई और नहीं राजीव था, जो सोना को सरप्राइज़ देने के लिए घर पर फ्रेश होने आया था। और इस वक्त उसके हाथों में एक लेटर, एक गुलाब का फूल और कुछ फोटोग्राफ थे, जिन्हें देखकर उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे थे। फ्लैशबैक। राजीव जल्दी जल्दी कमरे में आया और उसने सबसे पहले अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा दिए। थोड़ी ही देर में वह फ्रेश होकर अपने कमर पर टॉवल लपेटे हुए दूसरे टॉवल से अपने गीले बालों को पोंछते हुए बाहर निकला कि तभी उसकी नज़र सोफे पर पहले से ही रखे हुए अपने कपड़ों के सेट पर गई, जिसमें डार्क नेवी कलर के 5 पीस सूट विद वाइट शर्ट और लाइट महरून टाई रखी हुई थी। एक प्यारा गुलाब का फूल जो कि अब मुरझा चुका था। सोफे के ठीक सामने काफ़ी टेबल पर एक कप कॉफ़ी जो राजीव को पसंद थी और सोफे के ठीक बगल में चमचमाती हुई ब्लैक लेदर शूज़, ड्रेसिंग टेबल पर लिमिटेड एडिशन डायमंड वॉच, उसी जगह राजीव का न्यू लेदर वॉलेट, उसकी हैंकी।
जिस पर सोना का फेवरेट परफ्यूम हल्का सा स्प्रे किया हुआ था। इन सभी चीज़ों को देख राजीव की नज़रें बस वहीं ठहर गईं और उसके कदम अपने आप ड्रेसिंग टेबल की तरफ चले गए। वह अपना रुमाल अपने हाथों में उठाकर उसकी खुशबू अपनी सांसों में लेते हुए सोना को याद करने लगा। उसकी आंखों में नमी आने लगी थी, क्योंकि आसपास रखी हुई सभी चीज़ें यह बता रही थी कि राजीव के यहाँ से चले जाने के बाद सोना उसके लिए हर दिन अपना काम करना बिल्कुल भी नहीं भूलती थी। रुमाल से आ रही खुशबू और सोफे पर सूखा हुआ गुलाब और टेबल पर रखी हुई कॉफ़ी के कप की कंडीशन बता रही थी कि इस चीज़ को 3 या 4 दिन पहले रखा गया था। दरअसल शादी के बाद से राजीव को अपने यह छोटे मोटे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बल्कि वह जब भी फ्रेश होने जाता, सोना उसके लिए हर दिन फ्रेश टॉवल, उसके पहनने के कपड़े, शूज़, वॉच, हैंकी, कलेक्शन, लगभग हर चीज़ निकाल कर रखती थी ताकि राजीव को कोई प्रॉब्लम ना हो। राजीव के जाने के बाद भी सोना अपने डेली रूटीन को स्किप नहीं किया करती थी, इस उम्मीद में कि राजीव कभी भी वापस आ सकता है। इन सभी चीज़ों के गम से उबर कर राजीव के कदम उसे खूबसूरत गुलाब की तरफ गए। उसने वह गुलाब अपने हाथों में उठाया और सोना को मिस करने लगा। सोना हर सुबह उसके लिए कपड़ों के साथ एक गुलाब रखा करती थी और यह बात राजीव को बहुत अच्छी लगती थी। यह गुलाब के फूल सोना ने खुद अपने हाथों से गार्डन में लगाए थे। इन गुलाबों में सोना की खुशबू थी, उसका प्यार था। राजीव सोना को याद करते हुए अचानक ही बिस्तर पर बैठ गया और उसे बिस्तर की सलवटों पर हाथ फेरते हुए सोना को याद करने लगा। उसे अब सचमुच बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसे अब अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों उसने सोना को एक मौका नहीं दिया? हाँ, उस लड़की ने लाख बेवकूफ़ी की थी। इमोशंस में बहकर राजीव के खोने के डर से उसने बिना सोचे समझे एक गलत फैसला ले लिया था। लेकिन राजीव तो समझदार था। काश वह सोना से मुंह चुरा कर ना भागता, उसे उसकी हालत पर ना छोड़ता, बल्कि यहाँ रहकर उसे नाराज़ होकर उसे सज़ा देता, उसे एहसास दिलाता कि प्यार से दूर रहना क्या होता है। राजीव इस कमरे में अपनी और सोना की यादों को याद कर रहा था। किस तरह वह सोना को परेशान करता था, अपनी बातें मनवाता था, उसके साथ तरह तरह के रोमांस करता था। अब जब भी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर रेडी होते, वह उसकी ब्लाउज़ की डोर खोल देता तो कभी साड़ी की प्लेट्स खींचकर उसकी कमर से निकाल देता, कभी उसके बंधे हुए बालों के जूड़े को खोल देता और सोना उनकी इन हरकतों पर गुस्सा करने की जगह शर्मा कर रह जाती थी। वह हर पल उसकी खुशी का ख्याल रखती। सोना को खाना बनाना नहीं आता था और राजीव को इन चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वह एक से बढ़कर एक शेफ़ अफोर्ड कर सकता था। लेकिन इसके बावजूद राजीव के लाख मना करने पर भी सोना ने चुप चुप कर उसके लिए शेफ़ से खाना बनाना सीखा था। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया था ताकि वह राजीव के लायक बन सके। उसने इंग्लिश सीख ली थी और अब वह रशियन सीखना चाहती थी ताकि खुद को राजीव के लायक समझ सके। राजीव ने नोटिस किया था, वह जब भी सो जाता है, सोना उसके बगल में बैठकर उसके बालों में हाथ सहलाते हुए न जाने कितनी ही देर तक उसे देखती रहती। शायद वह खुद को यकीन दिलाती थी कि यह इंसान उसका पति है, उसकी दुनिया है, जिसने उसके दामन को खुशियों से भर दिया। राजीव इन बातों को याद कर अपनी नम आंखों से पूरे कमरे में देखते हुए टेबल पर रखी हुई अपनी और सोना की कपल फोटो को अपने हाथों में लिए दर्द भरी आवाज़ में बोला, क्यों, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? तुमने इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी बेबी डॉल? क्या मुझे तुमसे नाराज़ होने का भी हक नहीं है? वह सब चीज़ें तो मैं सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने के लिए ही कही थी कि जब अपना प्यार दूर होता है तो कैसा महसूस होता है। मैं बस तुम्हें थोड़ा दर्द देना चाहता था, लेकिन तुमने तो मुझे ही दर्द दे दिया। तुम तो बहुत कमज़ोर निकली, अपनी सज़ा भी पूरी नहीं की और मुझे सज़ा देकर चली गई। क्या यह सज़ा तुमने मोहब्बत करने की है? तुम तो उसे नींद में जा चुकी हो, जो नींद में शायद तुम्हें अब किसी चीज़ का असर ना हो, लेकिन मैं अपना क्या करूं? तुम तो मेरी आंखों से मेरी नींद भी लेकर चली गई। यह तुमने ठीक नहीं किया बेबी डॉल, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। वह सोना की फ़ोटो को अपने सीने से लगाकर झटके से बिस्तर पर लेटा कि तभी अचानक ही उसकी नज़र बेड पर तकिए के नीचे रखी हुई एक डायरी पर गई। इस डायरी को देख वह थोड़ा कंफ्यूज हुआ। न जाने क्यों उसने अपना हाथ बढ़ाकर वह डायरी उठा ली और अब उसके पन्नों को पलटना शुरू कर दिया। उसने डायरी के पहले पन्ने को पढ़ा। उस पर लिखी हुई डेट पर वह हैरान थी। यह सोना और राजीव के थाईलैंड से आने के बाद पहले दिन की लिखी हुई डायरी थी, जिस पर सोना ने अपने दिल की बात कही थी कि किस तरह राजीव ने उसे और उसकी बहन को जब बचाया और जी भरकर उसे अपना प्यार लुटाया। वह सचमुच खुद पर यकीन नहीं कर पा रही कि राजीव जैसा इंसान उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है, जो उसकी नरक भरी ज़िंदगी को स्वर्ग बना रहा है।
वह हर एक लाइन के बाद भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि यह खुशी उसकी ज़िंदगी से दूर न जाए, और अगर कभी चली भी जाए तो शायद इन खुशियों के भरोसे सोना ज़िंदगी काट सकती है। वह हमेशा राजीव की खुशियों की प्रार्थना कर रही थी। राजीव का दिया हुआ एक दिन का प्यार उसकी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए काफ़ी है। उसने नेक्स्ट चैप्टर पलटा तो राजीव ने उसकी बहन और भाई के लिए क्या किया यह लिखा हुआ था। उसने इसकी एजुकेशन पर ध्यान दिया, कौन सी मीठी मीठी बातें की और किस बात पर डांट लगाई जिसमें सोना की ही भलाई थी। इन बातों को पढ़ते हुए राजीव ने नोटिस किया कि डायरी के हर पन्ने पर कुछ जगह इंक फैली हुई है, यानी सोना इन शब्दों को लिखते हुए हमेशा इमोशनल रहती थी। शायद यह खुशी उसे संभाले नहीं संभल रही थी। राजीव को मालूम नहीं था कि सोना कोई डायरी भी लिखती है, लेकिन आज उसकी डायरी पढ़कर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। देखते ही देखते 1 घंटे का वक्त बीत गया। सोना ने हर दिन की तारीफ इस डायरी में की थी। राजीव के साथ बिताया हुआ हर पल हर लम्हा, वह किस तरह उसे प्यार करता है, किस तरह उसे छेड़ता है और उसकी खुशी का ख्याल रखता है। अब राजीव उस पन्ने पर था जहां सोना ने अपनी माँ ना बन पाने का दर्द लिखा था। उसने खुद से ही अपना दर्द बांटते हुए लिखा था, किस्मत मुझे किसी मोड़ पर ले आई है, हजारों खुशियाँ देकर फिर से एक नया दर्द दे रही है। मेरे हबी मेरी दुनिया है। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, बेबी डॉल, मुझे पूरे 7 बच्चे, मेरे हर हफ्ते के प्यार की निशानी। उनके नाम भी हम डेज पर रखेंगे। सोमवार को देखकर याद करेंगे कि हमने सोमवार को कितना प्यार किया था। मंगलवार को देखकर हमें याद आएगी कि हमने कितने घंटे एक दूसरे की बाहों में इसे लाने के लिए मेहनत की थी। बुधवार को देखकर तुम्हें हर दिन मेरे प्यार का एहसास होगा, और लास्ट में संडे को देखकर तुम मुझे 100 गालियाँ दोगी और कहोगी कि कितना ठरकी इंसान है, रोज़ परेशान करता है लेकिन फिर भी मेरा है क्योंकि मुझे प्यार करता है। और राजीव की इस बात पर सोना चिढ़ गई थी। वह गुस्से से मुंह बनाते हुए उसके सीने पर हाथ रख खुद से दूर करते हुए बोली, हटिए, आप तो बहुत बेशर्म हैं। 7 बच्चे आज के ज़माने में कौन करता है? इसे तो अच्छा आप 10 बच्चे, 30 बच्चे या फिर 365 बच्चे का लीजिए, हर साल के लिए 1 बच्चा। बेशर्म आदमी। यह बात सोना ने राजीव को चिढ़ाने के लिए कही थी, लेकिन राजीव उसकी बात पर मज़े लेते हुए बोला, वैसे बेबी डॉल, तुम्हारा लास्ट ऑप्शन सबसे बेटर है, तो चलो इसको लॉक किया जाए और अब इस पर अपना प्रोसेस शुरू किया जाए। इतना कहकर राजीव ने उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर पटक दिया था और उसके ऊपर आते हुए उसे किस करना शुरू कर दिया था। राजीव की बात पर सोना मुंह बनाते हुए बोली, अरे यह आप क्या कर रहे हैं? अभी ज़रा रुकिए तो। क्या कर रहा हूँ मतलब? बच्चे 365 बच्चों के लिए मुझे हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तो बस यही कर रहा हूँ। अब प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, बहुत काम बाकी है। आज से ठीक 9 महीने बाद हम दोनों की मेहनत इस बिस्तर पर होनी चाहिए। आज तुम रहोगी तभी तो 9 महीने बाद वह। और हाँ, मैं बता देता हूँ, मुझे पहले पहले एक बेटी चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी और बहुत खूबसूरत हो। जी नहीं, मुझे तो बेटा ही चाहिए, बिल्कुल आपके जैसा। कहते हुए सोना के चेहरे पर स्माइल थी। इन बातों को लिखते हुए सोना की आंखों में आंसू थे और उसने दर्द भरी कलम से लिखा, मेरे हबी ने ज़िंदगी में मुझे सिर्फ एक खुशी मांगी थी और मैं बदकिस्मत उन्हें वह खुशी भी ना दे सकी। पता नहीं मैं किस मुंह से उन्हें यह कहूँगी कि मैं एक बांझ हूँ। इन बातों को पढ़ते हुए प्रेजेंट टाइम में राजीव को सोना पर गुस्सा आ रहा था। वह अपने आप को बांझ कैसे कह सकती है। उसने नेक्स्ट चैप्टर चेंज किया जहाँ सोना ने लिखा, आज मैंने फिर से 8वीं बार दूसरे डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखाई और इस हॉस्पिटल में भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। डॉक्टर का कहना है मेरी बॉडी में कुछ इंजरी हुई है जिससे मेरे बच्चेदानी पर असर हुआ है। शायद थाईलैंड में मेरे ऊपर जितने भी अत्याचार हुए उसकी वजह से। खैर, डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया कि आजकल कुछ मेडिसिन के प्रोसीजर हैं जिसकी वजह से हम सरोसिकी तकनीक को भी अपना सकते हैं, लेकिन मैं तो वह भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे एग भी फर्टिलाइज़र नहीं होते। इसलिए हबी को किसी के साथ रिलेशन बनाकर ही बच्चे पैदा करने होंगे। हाँ, एक औरत होने के नाते यह फैसला बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने हबी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, मैं उन्हें उनका बच्चा ज़रूर दूँगी। पिंकी इस चीज़ के लिए बहुत मुश्किल से मानी है, लेकिन हबी को मनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या यह सचमुच इम्पॉसिबल है? अब राजीव को सोना की सोच पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वह सब कुछ जान चुका था, इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर नेक्स्ट चैप्टर चेंज किया जहाँ सोना ने रो रो कर लिखा था, यह फैसला सचमुच बहुत मुश्किल है। ना जाने क्यों मेरा दिल टूट रहा है। मैं अपने हबी को किसी और के करीब नहीं देख सकती। आज रात मैं उन्हें सब बता दूंगी, उनसे माफ़ी मांग लूँगी। जानती हूँ वह गुस्सा होंगे, उनका गुस्सा भी सह लूँगी,
लेकिन अब बस नेक्स्ट चैप्टर। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं उन्हें कैसे बताऊं। आज उन्होंने फिर से बच्चे का जिक्र किया। उन्होंने अपने किसी कलीग के गोद में एक बच्चा देखा था। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर हबी को पता चला कि मैं तो उन्हें यह खुशी देने के लायक ही नहीं हूं, तो क्या वह मुझे छोड़ देंगे? नहीं नहीं, मैं उनके बिना कैसे जीऊँगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना है गाँव में मर्द अपनी बीवियों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह उनके वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। क्या मेरे हबी भी? इस जगह पर आंसुओं की कई सारे निशान बने हुए थे। नेक्स्ट चैप्टर। आज हबी को मेरा सच पता चल गया। वह मुझ पर बहुत गुस्सा है और मुझसे नाराज़ होकर चले गए। उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा और कोई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा। शायद बहुत गुस्सा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें जल्दी ही मना लूँगी। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वह मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। इन शब्दों को पढ़ते हुए राजीव की आंखों में आंसू थे और वह अपने आप से बोला, जब इतना भरोसा था तो मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? क्यों बेवकूफ़ी भरा यह फैसला ले लिया? क्यों अपने साथ साथ मुझे भी दर्द में तड़पने के लिए छोड़ गई तुम? राजीव ने गुस्से से डायरी का कोई भी नेक्स्ट चैप्टर नहीं पलटा, बल्कि उसे खींचकर फ्लोर पर पटक दिया और गुस्से से अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से जाने लगा कि तभी अचानक ही फ्लोर पर गिरी हुई कुछ चीज़ों पर उसकी नज़र गई और उसने जैसे ही उन चीज़ों को देखा उसकी आंखें फैल गई। नहीं, यह सच नहीं है। राजीव तुरंत हड़बड़ाकर फ्लोर पर पड़े हुए डायरी में से निकले कुछ लेटर और फोटो को देखने लगा और इन फोटो को देख वह घुटनों के बल बैठ अपने आप से बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह सच नहीं है। यह सच नहीं है। इसका मतलब मेरी बेबी डॉल। अब राजीव जल्दी जल्दी डायरी के पन्ने पलटने लगता है जिसमें सोना ने लिखा था, आज सब कुछ खत्म हो गया। मेरा इंतज़ार, मेरा भरोसा, सब कुछ। अब तक तुम्हें अपने दिल को यही सोचकर तसल्ली दे रही थी कि शायद अभी आज नहीं तो कल वापस आ जाएंगे, मैं उन्हें मना लूँगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था यह इंतज़ार इतना लंबा होगा कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आज मैं काव्या से मिली थी। मैं नहीं जानती थी यह कौन है। कुछ महीनों पहले मैं और हबी शॉपिंग मॉल गए थे। वहाँ अचानक हमारे सामने एक खूबसूरत सी लड़की ब्लैक वन पीस ड्रेस पहने आकर खड़ी हो गई। दिखने में बहुत ही खूबसूरत, शायद मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत। लंबे बाल, चेहरे पर हल्का मेकअप और होठों पर फराटेदार अंग्रेजी। वह बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रही थी। मैं शॉपिंग कर रही थी और अचानक वह हबी को गले लग गई। मुझे तो पहले कुछ समझ नहीं आया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसका हबी के करीब आना। मुझे अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हुआ, लेकिन फिर मैंने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, यह सोचकर कि कहीं हबी को यह ना लगे कि मैं कितनी छोटी सोच की हूँ या उन पर भरोसा नहीं करती। लेकिन पता नहीं क्यों वह लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। शायद बड़े लोगों के लिए यह आम बात है, पर मुझ जैसी लड़की के लिए यह बर्दाश्त के बाहर है। मैंने खुद को कैसे रोका सिर्फ मैं जानती हूँ। वह तो हबी के साथ मुस्कुराकर बात कर रही थी। उसने अंग्रेजी में कुछ गिटर पिटर कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि तभी पता नहीं क्यों हबी मुझे शॉपिंग करने का कहकर उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले गए और उसे कुछ कहने लगे। तब मुझे और भी बुरा लगा। पता नहीं ऐसी क्या बात होगी जो वह अकेले में कर रहे थे, पर शायद कुछ ज़रूरी होगा, यह सोचकर मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। उस वक्त वह लड़की पता नहीं क्यों मुझे अजीब तरीके से देखकर वहाँ से चली गई। बाद में बातों बातों में ही हबी से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह सिर्फ उनकी बिजनेस कलीग है। हबी के चेहरे के एक्सप्रेशन अच्छे नहीं थे। शायद वह मुझे कुछ बताना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने भी जिद नहीं किया। लेकिन कुछ दिनों पहले वह लड़की काव्या मुझे फिर से मिली और उसने मुझे बताया कि वह हबी की एक्स गर्लफ्रेंड है। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक हबी ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। इस बात से वह बहुत परेशान हो गई क्योंकि हबी ने उसे बताया था कि वह शादी कर चुके हैं। काव्या ने भी इस बात को समझा और वह हमारे बीच नहीं आई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले काव्या को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है, पूरे 3 महीने की, और यह बच्चा हबी का है। यह सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। मेरी तो मानो दुनिया ही लुट गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद ज़िंदगी ने मुझे एक मौका दिया है अपने हबी को एक खुशी देने का। मैंने काव्या से बात की कि वह अपने बच्चा मुझे दे दे, मैं उसे पाल लूँगी। लेकिन वह उसके लिए तैयार नहीं थी और इसके बाद उसने मुझे जो बताया, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने मुझे कहा कि अभी हबी कुछ दिनों से गोवा में और वहाँ उन दोनों का प्यार एक बार फिर पनप रहा है। हबी को मुझसे शादी करने का रिग्रेट है क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि मैं उनके लायक नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हूँ और अब तो उन्हें पिता बनने की खुशी भी नहीं दे सकती।
लेकिन काव्या उनके लायक है और उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर मेरी और हबी की शादी ना हुई तो शायद आज वह दोनों पति पत्नी होते। मैं जाने अनजाने उन दोनों के बीच आ गई। हबी ने मेरे साथ गलत किया, इसलिए उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और काव्या की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। काव्या इसके लिए मुझे ब्लेम कर रही है। उसने मुझे बताया कि अगर मैंने हबी को तलाक नहीं दिया तो वह अपनी जान दे देगी। यही बात उसने अभी से कही तो अभी ने मुझे डाइवोर्स पेपर साइन करने भेजा है। वह चाहते हैं कि मैं उन्हें तलाक दे दूं ताकि वह काव्या के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बिता सके। उन लोगों ने तो शादी के कार्ड भी छपवा लिए हैं। मुझे शायद इन बातों पर यकीन नहीं होता तब तक जब तक काव्या ने मुझे यह सबूत ना दिखाए होते जिसमें हबी और वह एक दूसरे के साथ। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। हबी, आप मुझसे नाराज़ हैं। मैं इस बात को एक बार के लिए बर्दाश्त भी कर लूँ, क्योंकि तब मुझे उम्मीद है कि आप लौटकर मेरे पास ज़रूर आएंगे। लेकिन अब आपने मुझसे मेरी ज़िंदगी ही छीन ली है, वह उम्मीद छीन ली जो मेरे जीने की वजह है। मैं आपसे दूर होकर भला कैसे जी सकती हूँ? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। आपने तो बड़ी बड़ी बातें की थी ना कि मेरे बांझ होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले वह इंग्लिश लड़की जो वीडियो कॉल पर थी, मेरा दिल कह रहा था कि यह सब झूठ है, लेकिन जो काव्या ने मुझे दिखाया फिर वह क्या था? बात सिर्फ फोटोग्राफ की होती तो मान भी लेती, लेकिन वह वीडियो नहीं। मुझे नहीं पता मुझसे गलती कहाँ हो गई, जिसके लिए अब तक मैंने इतनी सारी बेवकूफ़ियाँ की, अब वही मुझसे दूर जा रहे हैं। शायद यह सही भी है, क्योंकि मैं तो उन्हें कोई खुशी नहीं दे पाई। शायद यह खुशी काव्या के नसीब से जुड़ी है। पता नहीं क्यों मेरी किस्मत इतनी ख़राब है। सब कुछ मुट्ठी में आकर रेत की तरह फिसल रही है। मैं किसी काम की नहीं हूँ, किसी के लायक नहीं हूँ। मेरी वजह से मेरे हबी की खुशियाँ रुकी हुई हैं, जो हमें कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। हबी को मुझसे आज़ादी चाहिए ना, तो मैं उन्हें आज़ादी दूँगी। मैं ज़रूर दूँगी। आखिर उन्होंने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। अभी आपको तलाक देकर आपके बिना जीना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए आपको खुद से हमेशा के लिए आज़ादी दे रही हूँ। हो सके तो अपनी बेवकूफ़ी सोना को माफ़ कर देना। और इन शब्दों को राजीव के हाथों से अचानक ही वह डायरी गिर गई। उसके बाद राजीव अपनी गीली आंखों से वह फोटोग्राफ जिसमें काव्या और राजीव एक दूसरे के साथ काफ़ी अजीब कंडीशन में थे, कुछ लव लेटर्स, एक डाइवोर्स पेपर और एक मैरिज कार्ड मौजूद था। इन सभी चीज़ों को देखकर राजीव का दिल धक से बैठ गया। अब राजीव हड़बड़ाते हुए बेड के नीचे पड़े हुए सोना के मोबाइल को उठाकर उसे प्ले करता है, जिसमें अगले ही पल राजीव और काव्या की कुछ ऐसी वीडियो प्ले हो रही थी जो सचमुच बहुत ही शर्मनाक थी। एक हस्बैंड और वाइफ की तरह प्राइवेट मूवमेंट, जिसमें काव्या की ज़ोर ज़ोर से सिसकियां भरने की आवाज़ गूंज रही थी। वहीं राजीव का थका हुआ चेहरा, वह दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। यह वीडियो देख राजीव की आंखों में खून उतर आया। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई और वह गुस्से से चिल्लाते दहाड़ते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, यह सच नहीं है सोना, यह सच नहीं है। तुमने लोगों की बातों में यकीन कैसे कर लिया? आखिर इतना बड़ा फैसला तुमने कैसे ले लिया? कहते हुए राजीव अपनी आंखों में आंसू लिए उन वीडियोस और फोटोग्राफ्स को देख रहा था। अब राजीव खुद काफ़ी कंफ्यूज था कि आखिर सोना के पास यह चीज़ें पहुंची कैसे और काव्या ने ऐसा क्यों किया, कि तभी उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फ्लैशबैक। गोवा के उस नाइट क्लब में राजीव जब गुस्से से बहुत सारी ड्रिंक कर रहा था और वह उस फॉरेन लड़की के साथ जाने का नाटक कर रहा था। सोना से बात करने के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट की और उससे कुछ पैसे देकर राजीव वहां से जाने लगा कि तभी अचानक ही उसकी टक्कर काव्या से हुई और काव्या को अचानक देखकर वह हैरान रह गया। हालांकि राजीव इतना ज़्यादा ड्रिंक करने के बावजूद होश में था। अपने सामने राजीव को देख काव्या के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह राजीव के साथ फ्रैंक होते हुए बात करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राजीव, जो कि अब इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था क्योंकि वह अपनी बीवी के लिए लॉयल था, काव्या को इग्नोर कर वहां से जाने लगा कि तभी अचानक उसे पार्टी में कुछ फॉरेनर लड़के काव्या के साथ बदतमीजी करने लगे और काव्या हेल्प के लिए राजीव को पुकारने लगी। राजीव एक जेंटलमैन होने के नाते काव्या की हेल्प के लिए आगे आया। उसने किसी तरह उन फॉरेनर लड़कों के साथ फाइट करके उन्हें वहां से भगा दिया। इस वक्त राजीव के साथ उसके बॉडीगार्ड नहीं थे क्योंकि वह गुस्से में अपनी बॉडीगार्ड लाया ही नहीं था। राजीव को कुछ चोट लगी थी। काव्या उसे हेल्प ऑफर करते हुए थैंक्स कहकर अपने साथ साइड में लेकर आई और उसे फर्स्ट एड करने लगी। इसी दौरान उसने राजीव को पानी पीने के लिए दिया ताकि वह खुद को रिलैक्स कर सके। राजीव भी फाइटिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसलिए आराम से उसने पानी पी लिया। लेकिन अब काव्या के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। कुछ ही देर में राजीव के सर पर नशा चढ़ने लगा।
जिसका एहसास उसे भी नहीं था। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर काव्या उसे सहारा देते हुए इस नाइट क्लब के एक बेडरूम में लेकर आई। वह राजीव को बिस्तर पर लेटाकर मुस्कुराते हुए बोली, राजीव दीक्षित, तुम इतनी आसानी से मेरे हाथों से निकल गए, मुझे चीट कर दिया, यह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुम जैसा रिच जेंटलमैन और हैंडसम बॉयफ्रेंड मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ, तुम खुद मेरे पास चल कर आओगे। इतना कहकर काव्या अपने फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करती है और अब वह राजीव के साथ इंटीमेट होने लगे। राजीव जो कि पूरी तरह नशे में चूर था, उसे कुछ भी याद नहीं उसके साथ क्या हो रहा था। काव्या ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर राजीव के ही फ़ोन में दोनों की प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियोज़ रिकॉर्ड की और उसे सोना के फ़ोन पर फॉरवर्ड कर दिया। उसने एक कॉपी अपने पास रख लिया और थोड़ी ही देर बाद राजीव जो कि नशे में झूल रहा था, काव्या के पास एक शख्स हाथों में डाइवोर्स पेपर लेकर आया, जैसा कि काव्या ने उसे ऑर्डर दिया था। अब काव्या ने राजीव से नशे में ही उन पेपर्स पर साइन करवा लिया और उसके बाद उसके चेहरे पर शैतान मुस्कान थी। काव्या को काफ़ी अच्छे से पता था कि राजीव और सोना के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और इसी बात का फ़ायदा उसने उठाया। वह अगली ही फ्लाइट से सोना के पास पहुंच गई, जहां उसने अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर सोना को कन्विंस किया कि वह राजीव के बच्चे की मां बनने वाली है और सिर्फ सोना की वजह से उन दोनों को अकेला रहना पड़ रहा है। लेकिन अब राजीव उसे शादी करना चाहता है, लेकिन इसके बीच सबसे बड़ी दीवार सोना है, क्योंकि फ़िलहाल वह उसकी लीगल वाइफ है। हर पत्नी की तरह सोना को काव्या की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, तो काव्या ने सोना को उसका ही फ़ोन दिखाते हुए उसे यकीन दिलाकर कहा, मुझे मालूम था तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैं अपने साथ सबूत लाई हूँ। सबसे बड़ा सबूत तो हमारा अपना फ़ोन है, जिसमें तुम्हारा पति मेरे कितने करीब है, तुम खुद देख लो। इतना कहकर काव्या ने सोना को उसका फ़ोन दिखाया और सोना जो कि इतने दिनों के बीच अपने होश में नहीं थी, क्योंकि राजीव तो उसका फ़ोन रिसीव ही नहीं करता था, इसलिए उसने वह वीडियो पहले देखने की ज़मानत नहीं उठाई। लेकिन जब उसने राजीव के ही नंबर से आया हुआ देखा तो यह वीडियो देखकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, तभी काव्या उसके आगे राजीव के साइन किए हुए डाइवोर्स पेपर रख देती है और अपने कुछ पुराने लव लेटर्स, अपनी मेडिकल रिपोर्ट और साथ ही राजीव और अपनी शादी के कार्ड जो कि कुछ ही दिन बाद छपे थे, जिन्हें देखकर वह सोना को कन्विंस कर लेती है कि राजीव को अब सोना की ज़रूरत नहीं है और वह उससे तलाक चाहता है, इसलिए तो वह उसे इग्नोर कर रहा है। इस बात को जानने के बाद सोना बुरी तरह टूट कर बिखर गई, लेकिन अभी भी उसके दिल के एक कोने में एक उम्मीद थी, शायद यह झूठ हो। वह आखिरी बार राजीव से उसके मुंह से सुनना चाहती थी, इसलिए उसने राजीव को बहुत सारी कॉल की, लेकिन हमेशा की तरह राजीव ने फिर से उसके फ़ोन को इग्नोर कर दिया। जो सदमा अब सोना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब तक तो वह राजीव को मनाने की उम्मीद में ही जी रही थी, लेकिन राजीव ने उसकी वह उम्मीद भी ख़त्म कर दी। तो अब वह जीती भी तो भला किसके लिए? क्या इन पेपर पर साइन करके वह जिंदा लाश बन जाती? शायद नहीं, इसलिए उसने मौत का रास्ता अपनाना बेहतर समझा। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। सभी बातों को जानने के बाद राजीव का सर बुरी तरह फट रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने खुद ही अपनी सोना को जान से मार दिया है। क्या सचमुच उसकी एक बेवकूफ़ी के कारण आज उसने अपनी बीवी को खोया है? काश वह उसका फ़ोन रिसीव कर लेता और उसे बताता कि वह जैसा सोच रही है सब झूठ है। आखिर क्यों किया उसने ऐसा? यही सवाल करते हुए राजीव अपने आप को बुरी तरह कोस रहा था और वह गुस्से से दहाड़ते हुए चिल्लाकर बोला, काव्या, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं दूसरी तरफ एंथोनी अपने कमरे में एक ही नंबर पर बार बार कॉल कर रहा था। इस वक्त नन्हा सा क्रिस उसके ही बेड पर गहरी नींद में सोया हुआ था और वह बालकनी में चांद को देखते हुए कॉल लगाकर परेशान हो गया, लेकिन वह कॉल बार बार नॉट रीचेबल आ रही थी। इस नंबर पर कॉल करते करते उसके चेहरे पर एक दर्द था। फाइनली फ्रस्ट्रेटेड होते हुए वह कॉल डिस्कनेक्ट करता है और दूसरी तरफ किसी और को कॉल कर इन्फॉर्मेशन मांगता है। जिस नंबर के बारे में पता लगाने के लिए कहा था उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली? वह कहाँ है? किसका नंबर है? सॉरी सर, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। दरअसल वह नंबर किसी अनाथ आश्रम की 65 साल की वार्डन मिसेस डिकोस्टा के नाम पर अलर्ट किया गया है और वह आज से 4 साल पहले डेथ कर चुकी हैं, लेकिन वह नंबर स्टिल 6 महीने पहले तक चला था। पर पिछले 6 महीने से यह नंबर अचानक बंद हो गया और अब इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो क्या तुमने उस अनाथ आश्रम में पता किया? वह नंबर किसी ने तो लिया होगा।
कोई लड़की उम्र 18 से 25 के बीच, ऐसी ही आवाज़ थी उसकी। एंजल खुद को एंजल कहती थी। कहते हुए एंथोनी की आवाज़ में एक अलग ही कसक थी। वहीं दूसरी तरफ से इनफॉर्मल ने कॉल पर बताया, सॉरी सर, हमने एंजल नाम की लड़की को सिर्फ अनाथ आश्रम में ही नहीं बल्कि उसके जुड़े हर इंसान के पास पता किया। वह 3 एंजल हैं, लेकिन सब की उम्र 10 साल से कम है। 18 से 25 साल की लड़की हमें नहीं मिली, लेकिन हम पता कर रहे हैं। यह सुनकर एंथोनी फिर से मायूस हो गया। ठीक है, पता करते रहना और कोशिश करना जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कहकर एंथोनी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अब वह आसमान की तरफ देखते हुए खुद से बोला, कहाँ हो तुम एंजल? मेरा दिल धड़का कर परी की तरह उड़ गई। काश मैंने तुम्हारे सामने वह शर्त ना रखी होती तो आज तुम मेरे पास होती। तुमने कितना कहा मुझे, पर मैं बेवकूफ़ माना ही नहीं। आज भी याद है मुझे वह दिन जब पहली बार तुम्हारी आवाज़ सुनी थी। फ्लैशबैक, आज से 1 साल पहले इटली। एंथोनी हमेशा की तरह इटली में अक्षत के कैंपस की इलीगल वर्क को हैंडल कर रहा था। एक बहुत ही बड़ा कंसाइनमेंट सीरिया जाने वाला था। वह इस वक्त अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और ब्लूटूथ के जरिए अपने लोगों से कनेक्ट था। उसने बस यूं ही अपनी गाड़ी का FM ऑन कर रखा था, जिसमें इटालियन ओपेरा म्यूजिक प्ले होने वाला था, जो एंथोनी का फेवरेट था। जिसमें होस्ट ने बताया यह लाइव टेलीकास्ट इटली के फेमस द एंजल हॉल से हो रहा है और इस प्रोग्राम को देखने के लिए इटली के बहुत ही फेमस बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी इसे लाइव देखने के लिए आने वाले हैं। प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से चल रहा था कि तभी अचानक प्रोग्राम के बीच से ही एक लड़की ने तुरंत होस्ट के हाथों से माइक छीन लिया और बिना किसी चीज़ की परवाह किए वह अपनी मीठी और बहुत ही सुरीली आवाज़, जिसमें उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी, जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोली, कोई है? प्लीज़ मेरी बात सुनिए। नीचे अचानक बेसमेंट में आग लग गई है और कई सारे बच्चे और लोग फंसे हुए हैं। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज़, वरना वह लोग। और इस प्यारी और मीठी आवाज़ को सुनकर एंथोनी, जिसका ध्यान बस यूं ही अपनी ड्राइविंग पर था, वह तो हल्की आवाज़ में ओपेरा सुन रहा था जो मुश्किल से उसके कानों तक जा रही थी। उसने तुरंत ही न जाने क्यों उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। वहीं उस लड़की की बात सुन हॉल में बैठे हुए सभी अमीर और जाने माने लोग बुरी तरह घबरा गए। किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं था। ये लड़की कौन हो तुम और यह क्या कर रही हो यहाँ इतने बड़े हॉल में? आज यह इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा होता तो फायर सेंसर अब तक बच चुका होता। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ। आप लोग खुद देख लीजिए, पर प्लीज़ उन लोगों को बताइए मैं अकेले कुछ नहीं कर पाई, इसलिए यहाँ। और इससे पहले वह लड़की कुछ कहती कि तभी अचानक ही कई सारी सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से दौड़ते हुए उन लोगों को इन्फॉर्म करके बोले, सर यह लड़की सच कह रही है। यहाँ का फायर सेंसर अचानक ही खराब हो गया है। लगता है किसी ने यहाँ पर सभी लोगों को मारने के लिए प्लान किया है। यह एक साजिश है। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। आप सभी इमरजेंसी एग्जिट से निकलिए। और सिक्योरिटी गार्ड की बात सुन जितने भी सेलिब्रिटी थे घबरा कर अपनी जान बचाने में लग गए। अब किसी ने भी उस लड़की की बात पर ध्यान नहीं दिया और सब बाहर भाग रहे थे। वह लड़की सबको यूं ही भागते हुए देखकर घबरा कर उनसे रिक्वेस्ट मांग रही थी, प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। उन लोगों को प्लीज़ उन लोगों को बताइए, वह छोटे छोटे बच्चे। ए लड़की, तुम पागल हो। उनको बचाने जो जाएगा वह मारा जाएगा। हमारी मानो तो तुम भी बाहर निकलो। कहते हुए लोग लगातार भाग रहे थे और तभी वह लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए जोर जोर से रोते हुए बोली, नहीं, मैं उन लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगी। मैं ही पागल थी जो यहाँ आप लोगों से। इतना कहकर वह लड़की वहां से चली गई और अब एंथोनी के कान बस उस लड़की के बारे में जानने के लिए बेचैन हो गए। वह जानना चाहता था वह लड़की कौन है, कहाँ गई, उसने लोगों को बचाया या नहीं, और उसका क्या हुआ। उसकी मीठी सी आवाज़ जो एंथोनी के कानों में किसी शहद की तरह घुल रही थी। अब तो एंथोनी का ध्यान ड्राइविंग में भी नहीं लग रहा था। तभी ड्राइविंग करते हुए वह एक मोड़ पर आया जहां से उसे डायरेक्शन चेंज करना था और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाना था, जहां उसका कंसाइनमेंट आने वाला था और उसके लोग उसका इंतजार कर रहे थे। इस वक्त उसकी गाड़ी के पीछे उसकी सिक्योरिटी की 4 गाड़ियां थी। उसका दिल अब अपने काम में लगा ही नहीं। दूसरी डायरेक्शन की तरफ वह एंजल हॉल था जो अब उसे अपनी तरफ खींच रहा था और अब ना चाहते हुए भी उसने तुरंत अपने पीछे आ रही सिक्योरिटी को ऑर्डर दिया कि वह द एंजल हॉल में जाकर वहां के बेसमेंट में फंसे हुए लोगों की मदद करें। क्योंकि एंथोनी खुद नहीं जा सकता था, उसके लिए उसकी ड्यूटी इंपॉर्टेंट थी, वरना अक्षत उसकी जान ले लेता। एंथोनी के ऑर्डर पर उसकी सिक्योरिटी टीम जाना तो नहीं चाहती थी क्योंकि एंथोनी मुसीबत में फंस सकता था।
लेकिन फिर भी एंथनी के सख्त ऑर्डर देने पर उन लोगों को जाना ही पड़ा। वहीं एंथनी अपने कंसाइनमेंट के लिए निकल गया। लगभग 4 घंटे तक वह लगातार अपना काम कर रहा था, लेकिन इसके दौरान उसका ध्यान बार बार उस लड़की एंजल की आवाज़ की तरफ ही था। ना जाने वह लड़की बची होगी या नहीं। उसकी आवाज़ में एक डेडिकेशन था। देखते ही देखते शाम के 7 बज चुके थे। एंथनी ने अपना काम खत्म कर लिया और अब फाइनली वह अपने लोगों से कनेक्ट कर रहा था। उसने उन्हें कॉल किया और सभी लोगों के बारे में पूछा। एंथनी के लोग आग में फंसे हुए लोगों की हेल्प करते हुए काफ़ी घायल हो गए थे, इसलिए सबको हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वह अपना भी ट्रीटमेंट करवा रहे थे। यह जानने के बाद एंथनी डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां उसके लोगों को चारों तरफ से पेशेंट के फैमिली वाले घेर कर फ्लावर फ्रूट देते हुए उन सभी का धन्यवाद कर रहे थे। और वह लोग जो आज तक सिर्फ दूसरों को मारने और काटने का ही काम करते थे, आज पहली बार कोई अच्छा काम करके सचमुच अंदर से अच्छा फील कर रहे थे, क्योंकि आज उनकी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं बल्कि चेहरे पर मुस्कान थी। यह फीलिंग ही अलग थी। वह शैतान जैसे दिखने वाले क्रूएल लोग जो शायद क्रिमिनल्स के बीच रहकर क्रिमिनल मेंटालिटी के हो चुके थे, आज काफ़ी सॉफ्ट नजर आ रहे थे। वह लोग जिन्हें कभी मुस्कुराना ही नहीं आता था, आज स्माइल करते हुए सभी लोगों को उनके थैंक्स के बदले वेलकम, इट्स माई प्लेजर, थैंक यू, कोई ज़रूरत नहीं थी कहते कहते थक गए थे। और एंथनी के पहुंचते ही वह लोग दोबारा सीरियस हो गए। उन्होंने सभी लोगों को वहां से जाने का इशारा किया। इसके बाद वह सभी लोग एंथनी की शुक्रिया करते हुए वहां से चले गए। अब एंथनी पहले तो अपने घायल लोगों को देखता है। तुम लोग ठीक हो? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं सर, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। टाइम पर फायर ब्रिगेड एजेंसी आ गई थी तो हमें काफ़ी हेल्प मिली। ओह, तुम लोग काफ़ी घायल हो तो कुछ दिन काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। एंथनी डायरेक्ट कुछ कहने में हिचकिचा रहा था। दरअसल वह उस लड़की के बारे में पूछना चाहता था, पर कैसे पूछे, उसे पता ही नहीं, न जाने उसके लोग क्या सोचेंगे। वह अब मुंह बनाते हुए वहां से जाने लगा कि तभी उसके एक सिक्योरिटी वाले को कुछ याद आया और वह तुरंत ही स्माइल करते हुए एंथनी को एक पेपर नोट देते हुए बोला, सर 1 मिनट, यह एक नंबर है, एक लड़की ने दिया है। दरअसल हम जब एंजल हॉल के बेसमेंट में लोगों की हेल्प करने गए थे तो वहाँ एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत, घबराई हुई। उसने अचानक हमें देखा तो उसे समझ नहीं आया हम कौन हैं, क्योंकि उसने हमें पहले नहीं देखा था। तो हमने उसे बताया कि हमारे बॉस ने उसकी हेल्प के लिए हमें भेजा है, लोगों की जान बचाने के लिए। और सभी लोगों की हेल्प करने के बाद लास्ट में उस लड़की ने थैंक यू के तौर पर हमें यह नंबर दिया था। दरअसल वह मांग तो अपना नंबर रही थी ताकि पर्सनली कॉल कर सके, लेकिन सिक्योरिटी रीज़न से हमने आपका नंबर नहीं दिया, तो वह खुद का नंबर देकर गई है। अगर आप चाहें तो उससे बात कर सकते हैं। और अपने गार्ड की बात को सुनकर एंथनी बिना किसी हेजिटेशन बस यूं ही नंबर ले लेता है और वहां से चला गया। रास्ते पर वह बस उस नंबर को ही देख रहा था और सोच रहा था कि वह उसे कॉल करे या ना करे, लेकिन फिर वह सख्त लौंडा बनते हुए उस नंबर को अपनी पॉकेट में रख लेता है और घर जाकर अच्छे से फ्रेश होकर बिस्तर पर रेस्ट करने के लिए लेट गया। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वह नंबर ही घूम रहा था, लेकिन उसने पूरी तरह इस चीज़ को इग्नोर किया। बड़ी मुश्किल से उसकी वह रात कटी। दरअसल एंथनी कोई ये नहीं था, बल्कि उसकी प्रॉब्लम यह थी कि वह कमिटमेंट से डरता था। आखिर उसका काम भी तो ऐसा ही था। अच्छे बुरे हर तरह के लोग उसके आसपास रहते थे। उसे अक्सर ट्रैवल के लिए देश से बाहर रहना पड़ता था। 2 साल पहले उसका एक लड़की के साथ सीरियस रिलेशनशिप था, लेकिन यह रिलेशनशिप इतना सीरियस हो गया कि वह लड़की उसकी सांसों पर भी अपना कंट्रोल रखना चाहती थी और वह उसे अपने काम पर कंसंट्रेट करने ही नहीं देती थी। हर दिन लड़ाई झगड़ा और टेंशन से फाइनली एक दिन वह फ्रस्ट्रेटेड होते हुए उस लड़की से ब्रेकअप कर लेता है और तब से उसने फैसला लिया कि अब वह कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आएगा। उसका सबसे बड़ा काम तो यह था कि उसे अक्सर इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए लड़कों के साथ भी काफ़ी अजीब तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ता था। हाँ, वह फिजिकल नहीं होता था, लेकिन उससे कम भी नहीं। यह करने में उसे कुछ ज़्यादा हेजिटेशन भी नहीं होती थी, क्योंकि वह इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था। वैसे भी विदेशी लोग इस बारे में कहाँ ज़्यादा सोचते हैं, वह तो ब्रॉड माइंडेड होते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान में अपने जेंडर को लेकर लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, विदेश में यह सब काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है। वहाँ कोई भी किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो सकता है। एंथनी का भी कुछ यही था। वह अपने काम को काफ़ी डेडिकेशन के साथ करता था। उसे फर्क नहीं पड़ता था लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, और बस यूं ही धीरे धीरे वह गे के नाम से फेमस हो गया। लोगों को यह लगता था कि वह मर्दों की तरफ भी आकर्षित हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन एंथनी ने इसे क्लियर करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि इससे यही बेनिफिट हुआ कि
लड़कियां उससे दूर रहती थी और अनवांटेड लड़कों को हैंडल करना उसके लिए आसान था। वह उन्हें कूट पीट कर सही रास्ता दिखा देता था। हालांकि अक्सर जावेद सिवाय और राजीव को पता था कि एंथनी गे नहीं है, पर यह उसका पर्सनल मैटर था, इसलिए किसी ने भी कभी इंटरफेयर नहीं किया। वैसे भी अपनी ज़िंदगी में अपने पार्टनर के आने से पहले सभी लड़के अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। किसी को भी दोस्ती प्यार मोहब्बत के लिए वक्त ही नहीं था। यह अपने काम से काम रखते और एक दूसरे से बातें भी सिर्फ काम के लिए करते। लेकिन अब उन लड़कों को दोस्ती और साथी का मतलब समझ में आ रहा था। जहां राजीव एंथनी और सिवाय धीरे धीरे काम से अलग दोस्त बना रहे थे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और मस्ती कर रहे थे। आज से 1 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था जब एंथनी की लाइफ में उसकी एंजल आई। एंथनी अभी भी यह डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे इस लड़की से बात करनी चाहिए या नहीं। बस इसी कशमकश में यह रात बीत गई और अगली सुबह एंथनी को किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकलना पड़ा। दिन भर वह अपने काम में बिजी था और घर वापस आया ही नहीं पाया। लेकिन उसका दिमाग अभी भी रह रहकर इस चीज़ के लिए बेचैन कर रहा था कि वह अपना डिसीजन ले, उसे उस लड़की से बात करनी है या नहीं। अब तक एंथनी को उसका नाम भी पता नहीं था। फाइनली एंथनी रात को घर वापस आया और अब उसने डिसाइड किया कि उसे उस लड़की से बात करनी है। वह अपने कपड़ों में उसके नंबर को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन अफसोस वह कपड़े तो धुल चुके थे और उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे। यह जानकर ना जाने क्यों उसे एक अलग ही बेचैनी हुई। ऐसा लगा कि उसके हाथ से कोई प्रेशियस चीज़ अलग हो चुकी है। वह पूरी तरह बेचैन जल्दी से अपने सर्वेंट को बुलाता है और उस पर गुस्से से बरसते हुए बोला, माइकल यू इडियट, इसमें एक पेपर था, उस पर एक नंबर लिखा हुआ था। वह पेपर कहाँ है? जल्दी बताओ मुझे, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। तुमसे किसने कहा था मेरे कपड़े धोने के लिए? कितनी बार कहा है बिना चेक किए कपड़े मत धोना, तो फिर हाउ डे यू। कहते हुए एंथनी ने गुस्से में माइकल का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से उसे मारने ही वाला था कि तभी माइकल जल्दी से हड़बड़ाते हुए घबराकर बोला, सर 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 प्लीज डोंट बीट मी। मैंने वह पेपर नहीं फेंका, बल्कि उसे संभाल कर रखा है। इतना कहकर माइकल जल्दी से वह पेपर निकाल कर एंथनी को देते हुए बोला, मैं आपके कपड़ों में मिले हुए किसी भी डॉक्यूमेंट को कभी नहीं फेंकता। दो इधर जल्दी और निकलो यहाँ से। कहकर एंथनी तुरंत ही अपनी बालकनी की तरफ चला गया और अब वह जल्दी जल्दी उस नंबर को डायल कर रहा था। कुछ रिंग के बाद सामने से कॉल रिसीव होती है, हेलो। और इस आवाज़ को सुनते ही ना जाने क्यों एंथनी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। कुछ पल तक वो कुछ कह ही नहीं पाया। हेलो, कौन है? कुछ तो बोलिए। और अब एंथनी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। वह गहरी सांस लेते हुए अब हेलो, एम एंथनी, रिमेंबर एंजल हॉल मोबाइल नंबर? ओह या, मैं कैसे भूल सकती हूँ। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से इतने सारे लोगों और बच्चों की जान बच गई। आई एम सो सॉरी। मैं आपके स्पेशल थैंक्स के लिए वहाँ रहना चाहती थी और घंटे तक वहाँ बैठी भी थी, पर आप आए ही नहीं, इसलिए मैं अपना नंबर देकर थैंक यू वंस अगेन। अरे और कितना थैंक यू कहेंगी, बस भी करो। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। ओह थैंक यू, और आप बहुत अच्छे हैं। आपने जिस तरह मेरी हेल्प की, सचमुच मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो क्या हम एक कॉफ़ी, मेरा मतलब है अगर आपके पास टाइम हो तो। अचानक उस लड़की के काफ़ी पूछने पर एंथनी का दिल न जाने क्यों खुशी से उछलने लगा था। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसे कल सुबह ही अगले 1 हफ्ते के लिए इटली से बाहर जाना है। इसलिए उसने उस लड़की से एक्सक्यूज़ करते हुए कहा, और फिर तो बहुत अच्छा है, पर आई एम सॉरी। वह एक्चुअली मुझे बिजनेस के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए इटली से बाहर जाना है। तो फिर कॉफ़ी फिर कभी। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जब वक्त मिले तब। तो अब मैं रखती हूँ। ओके। कहकर एंथनी ने तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दरअसल उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इस लड़की से बात कैसे करे। वहीं लगभग 20 मिनट बाद उसे ख्याल आया कि वह तो उस लड़की से नाम पूछना ही भूल गया। मुंह बनाते हुए अपने बालों में हाथ फेर दोबारा सोने के लिए बिस्तर पर चला गया। देखते ही देखते 3 दिन का वक्त बीत गया। एंथनी अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसे दोबारा अपनी एंजल से बात करने का वक्त ही नहीं मिला। 3 दिन बाद वह काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था। आज वह काफ़ी टेंशन में था क्योंकि आज वह एक बड़े वार से निकला था। दरअसल माल रिसीव करते वक्त पुलिस की रेड पड़ गई थी और उसे ही सॉर्ट आउट करने में वह फंस गया था। लेकिन आज सब कुछ हैंडल करने के बाद वह बार काउंटर पर बैठे ड्रिंक कर रहा था जब उसे दोबारा रिलैक्स करने के लिए अपनी एंजल से बात करने का दिल किया और उसने दोबारा अपनी एंजल को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से उस लड़की ने कॉल रिसीव भी किया। अब दोनों एक बार फिर बातें करने लगे।
बस इधर उधर की बातें करते हुए एंथनी ने उसे झूठ बोला कि वह एक कंपनी का एम्प्लॉय है, इसलिए कंपनी के काम से उसे कभी कभी बाहर जाना पड़ता है। एंजल ने उसे बताया कि वह कॉलेज में पढ़ाई करती है और उसका नाम नीलम है, लेकिन एंथनी को उसका नाम एंजल ज़्यादा पसंद था, इसलिए उसने बस यूं ही उसका नाम एंजल रख दिया, क्योंकि दोनों एंजल हॉल के जरिए मिले थे। यूं ही बस छोटी मोटी बातें करके उन दोनों को आज बहुत अच्छा लग रहा था। देखते ही देखते यूं ही वक्त गुजरता गया। दोनों बस एक दूसरे से फ़ोन पर बातें ही करते थे। इस दौरान एंथनी ने कभी भी उसके कॉलेज के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह इस रिलेशनशिप को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। उसे बस एंजल से बात करना अच्छा लगता था। शायद वह अपने दिल की फीलिंग को समझ ही नहीं पाया। वहीं एंजल, जो कि उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस थी, इसलिए एंथनी ने बस यूं ही उसे बताया कि 5 फुट 7 हाइट का 25 वर्ष मैन है। उसका रंग सांवला और चेहरे पर कुछ स्पॉट है। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करता है और मिडिल क्लास है। हालांकि उसकी दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन झूठी थी, पर एंजल को इन बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह उससे मिलना चाहती थी, पर एंथनी, जो कि महीना बीत जाने के बाद भी उससे मिलने की बात को टालता ही रहता था, जो कि शायद उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। उन दोनों ने 6 महीने तक एक दूसरे से बात की और फाइनली अब एंथनी को महसूस हुआ कि उसे अपनी एंजल से एक बार मिलना चाहिए। दोनों ने संडे को इस एंजल हॉल में एक दूसरे से मिलने का फैसला लिया, क्योंकि उसे हॉल में एक बार फिर एक प्रोग्राम होने वाला था। लेकिन सैटरडे को एंथनी, जो कि इसी काम से बाहर गया था, अचानक ही वहाँ प्रॉब्लम में फंस गया और दूसरी माफिया ग्रुप से उसकी झड़प हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें एंथनी और उसके ग्रुप के काफ़ी लोग घायल हो गए। लगभग 2 हफ्ते बाद एंथनी को होश आया और यह जानकर कि 2 हफ्ते बीत चुके हैं, वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने तुरंत ही एंजल को कॉल किया, लेकिन अफसोस कि अब उसकी एंजल से उसकी कोई बात ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि लाख कोशिश करने के बावजूद वह फ़ोन दोबारा लगा ही नहीं। और अब बस यूं ही महीना बीत गए। आज पूरे 6 महीने बाद भी एंजल का कुछ पता नहीं चला। इन बातों को याद कर एंथनी की आंखों में एक दर्द था। वह अपने दिल पर हाथ रख एक ठंडी सांस लेते हुए अपने आप से बोला, काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती एंजल। काश मैं तुमसे मिल लेता, तुम्हारे बारे में जान लेता, तो आज यह दर्द मुझे अकेले ना हो रहा होता। सिवाय राजीव और किंग की तरह मेरी लाइफ में भी तुम होती, मेरी हैप्पीनेस बनकर। आज जब उन लोगों को अपनी लाइफ में खुश देखता हूँ, सच मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पता नहीं कहाँ हो तुमने मुझे दोबारा कॉल क्यों नहीं किया? तुम ठीक तो हो? आई विश कि मैं तुम्हें दोबारा मिल पाऊँ। वहीं दूसरी तरफ रूस में एक बहुत ही डरावनी और डार्क प्लेस पर एक लड़की को इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बंद करके रखा गया था और उसके दर्द भरी चीखें उस पूरे इलाके में गूंज रही थी। उसका चेहरा दर्द से लाल पड़ चुका था, बदन पर जगह जगह जख्मों के निशान थे और उसके ठीक सामने राजीव एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे किसी शैतान की तरह बैठे ड्रिंक कर रहा था। इसका एक हाथ उस कुर्सी के हेड रेस्ट के सहारे तो दूसरा वाइन के गिलास को लगातार हिला रहा था। राजीव के चेहरे पर बहुत ही डार्क एक्सप्रेशन थे, जिसे देख उस लड़की की हालत खराब हो रही थी और अब कुछ ही देर में वह लड़की दर्द से चीखते हुए तुरंत ही बेहोश हो गई। उसके बाद राजीव अपनी बहुत ही कोल्ड और खतरनाक वॉइस में अपने गार्ड को ऑर्डर देते हुए बोला, ब्रिंग द हर्सेंस दैट ब्लडी बास्टर्ड। राजीव के ऑर्डर पर सामने बैठी उस बेहोश लड़की काव्या के चेहरे पर तुरंत बरसे भरी हुई पानी की बाल्टी उसके चेहरे और बॉडी पर फेंक दी गई। उसके अर्धनग्न बदन पर जैसे ही वह ठंडा पानी पड़ा, वह तुरंत ही तड़पते हुए अपने होश की दुनिया में आई। प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ राजीव डार्लिंग, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और इससे पहले वह आगे कुछ कहते, अचानक ही एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ उस पूरे हॉल में गूंज उठी और उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। यह थप्पड़ राजीव की सिक्योरिटी गार्ड ने लगाया था। अब काव्या घबरा कर अपनी तिरछी नज़र से राजीव को देख रही थी, तो राजीव गुस्से से चिल्लाते हुए अचानक ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और दांत पीस कर एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, सोच रही है मैंने तुझे क्यों नहीं मारा? उम्मीद है इस थप्पड़ के बाद तुझे अपनी औकात समझ में आ गई होगी। तुझ जैसी घटिया लड़की को हाथ लगाकर राजीव दीक्षित अपने हाथ गंदे नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुझे तेरे गुनाहों की सज़ा नहीं दूंगा। तुझे तो सज़ा मिलेगी और इतनी दर्दनाक मिलेगी कि तू कभी सोच भी नहीं सकती। आखिर क्या सोचकर तूने मेरी बेबी डॉल को इतनी तकलीफ दी? आखिर क्यों किया तूने ऐसा? बोल, बता जल्दी, वरना आपकी आवाज़ के साथ काव्या दोबारा दर्द से तड़पने लगी, क्योंकि उसके हाथ पर एक बिच्छू रखा हुआ था
जो उसे बहुत ही बुरी तरह से डंक मार चुका था और अब उसके यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह तड़पते हुए अचानक ही बड़बड़ाने लगी। बताती हूँ, सब बताती हूँ, लेकिन प्लीज़ इसे दूर करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ इसे हटाओ, मुझे बहुत तकलीफ। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती उससे दूसरे हाथ पर दूसरे बिच्छू ने डंक मार दिया। नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ नहीं, मैं सब बताती हूँ। तो जल्दी बोल, क्योंकि तू जितनी देर करेगी उतने ही ज़्यादा बिच्छू तेरे शरीर पर रेंगेंगे और तुझे उतनी तकलीफ़ देंगे कि यह तकलीफ़ तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो बोल, तूने क्या किया और क्यों? मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया राजीव। तुम्हें याद है हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, लेकिन एक दिन तुम अचानक मुझे बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए रशिया आ गए। मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे कोई भी सेटिस्फिकेशनरी आंसर नहीं दिया। फिर मैं तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल से सॉस लगाकर अपना ट्रांसफ़र रसिया करवा लिया, ताकि यहाँ तुम्हारे साथ रह सकूँ और हमारे भी चक्कर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कर सकूँ। लेकिन यहाँ आकर मुझे बहुत बड़ा शौक मिला, यह जानकर कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे विला आई थी, लेकिन तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मिलने ही नहीं दिया। मैं तुम्हारी कंपनी भी गई, पर वहाँ भी मुलाकात नहीं हुई। मैं तुम्हें कॉल करती तो तुम रिसीव नहीं करते, और एक दिन मैंने तुम्हें अपनी वाइफ के साथ मॉल में शॉपिंग करते हुए देखा, तो मैं तुम्हें तुरंत ही तुम्हारे गले लग गई। हम दोनों साइड में जाकर बात कर रहे थे, और तब तुमने मुझे बताया कि तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, क्योंकि तुम किसी और के साथ शादी कर चुके हो। यह क्या बात हुई? तुमने मुझे ठीक से कुछ भी नहीं बताया, ना कुछ समझाया, ना एक्सप्लेनेशन दी। बस जब दिल किया रिलेशनशिप में आए, और जब दिल किया बिना बताए निकल गए। बताओ मेरी क्या गलती थी? मैं तो तुम्हारे लिए 100% लॉयल थी ना। पहले तो तुम मुझे ठीक से समय नहीं देते थे, हर वक्त अपने काम में लगे रहते थे। कभी कभी मेरे साथ अच्छा वक्त बिताते, मैं तो उतने में ही एडजस्ट कर चुकी थी, लेकिन तुमने अचानक बिना किसी गलती के मुझे डंप कर दिया। तुम तो मुझे भुलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, लेकिन मैं तो वहीं रह गई ना। और तुमसे यह सब किया भी तो किसके लिए? एक अनपढ़ गंवार लड़की के लिए। तुम्हारे समझने के बाद मैं तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं भूल पाई। फिर एक दिन मैं अपनी रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई थी, जहां मैं तुम्हारी वाइफ को उसकी सिस्टर के साथ गायनेकोलॉजिस्ट के कैबिन से निकलते हुए देखा। मैंने सोचा वह प्रेग्नेंट होगी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, वह रो रही थी। प्रेग्नेंट होने की कोई भी खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी। यह देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई और मैंने उसका पीछा किया। वह दोनों सिस्टर वॉशरूम में जाकर अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी। मैं भी वॉशरूम में ही जाकर छुप गई और मैं उन लोगों की बातें सुनी। तुम्हारी वाइफ रोना रो रही थी और उसकी बहन उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी वाइफ ने रोते हुए बताया कि तुमने किस कदर उसे दुनिया भर की खुशियाँ दी हैं, लेकिन वह तुम्हें ज़िंदगी की एक खुशी नहीं दे सकती। वह माँ नहीं बन सकती, और तुम्हें बच्चों का कितना शौक है यह मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। उसने बातों ही बातों में अपनी बहन को बताया कि किस तरह तुमने उसे नरक भरी जिंदगी से लाकर खुशियों भरी जिंदगी दी, लेकिन अब वह तुम्हें कैसे बताएगी कि वह कभी माँ नहीं बन सकती और ना ही सैरोगेट तकनीक अपना सकती है, क्योंकि उसके एग भी फर्टिलाइजर नहीं होते। इसके बाद वह दोनों वहां से चली गई, लेकिन उसकी बातों को सुनकर मेरी आंखों में एक उम्मीद जागी कि शायद मैं तुम्हें हासिल कर सकती हूँ। मैंने तुम्हारे घर एक सर्वेंट को बहुत सारे पैसे देकर तुम लोगों पर नज़र रखने को कहा और वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगी, जहाँ मुझे पता चला कि तुम्हारी वाइफ किस तरह तुम्हें डबल क्रॉस कर रही है और अपनी ही बहन के साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है, जिससे नाराज़ होकर तुम कहीं चले गए हो। और अब मेरे पास यही एक मौका था तुम्हें दोबारा हासिल करने का, क्योंकि मैं इंडिया में तुम्हारे साथ कंपनी में काम कर चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने पता लगाया कि तुम इंडिया की गोवा में हो, और बस फिर क्या, मैं अगले ही फ्लाइट से इंडिया पहुंच गई। वहाँ तुम मुझे नाइट क्लब में मिले तो मैंने खुद ही जानबूझकर कुछ लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि मैं जानती थी तुम मुझे मुसीबत में छोड़कर नहीं जाओगे। और हुआ भी ऐसा ही, तुमने मेरी हेल्प की तो मैंने तुम्हें पानी में ड्रग मिलाकर पिला दिया, और फिर वहाँ तुम मुझे नाइट क्लब में मिले तो मैंने खुद ही जानबूझकर कुछ लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि मैं जानती थी तुम मुझे मुसीबत में छोड़कर नहीं जाओगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, तुमने मेरी हेल्प की, जो मैंने तुम्हें पानी में ड्रग मिलाकर पिला दिया। और फिर तुमने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की।
ताकि मुझे मेरी ही बेबी डॉल के सामने कैरेक्टरलेस साबित कर सको। उसे यह यकीन दिला सको कि मैं तुम्हारे साथ आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बेबी डॉल कोमा में है, जिंदगी और मौत के बीच फंसी हुई है, सिर्फ तुम्हारी उस घटिया हरकत की वजह से। हाउ डेयर यू! क्या तुम्हारे अंदर से मेरा खौफ खत्म हो गया था? तुम्हारे उस गुनाह के बदले मैं तुम्हें वह मौत दूंगा। गार्ड ले जाओ इसे और शिकारी कुत्तों के आगे। और इससे पहले कि राजीव अपने ऑर्डर पूरा करता कि तभी काव्या हड़बड़ाते हुए घबरा कर बोली, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज राजीव, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ऐसा करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ऐन मौके पर तुम पूरी तरह बेहोश हो गए थे और मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया था। दरअसल गलती से ड्रग का ओवरडोज हो जाने के कारण तुम बेहोश हो गए थे और इसीलिए मजबूरी में आकर मुझे सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी पड़ी कि देखने से लगे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा उस रात कुछ भी नहीं हुआ था हमारे बीच। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हें पाने के लिए किया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी बीवी खुद को इस तरह नुकसान पहुंचाएगी। मैं तो बस इतना चाहती थी कि वह तुम्हें डाइवोर्स देकर तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाए, ताकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी की वह हर खुशी दे सकूँ जो तुम डिजर्व करते हो। प्लीज़ राजीव, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बीवी के सामने सारा सच कह सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ दो। खुद से प्यार करने की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। कहते हुए काव्या जोर जोर से रो रही थी और उसकी बात को सुनकर राजीव एक झटके में अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और तेजी से काव्या के पास जाकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में लगभग दबाते हुए दांत पीसकर एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, क्या कहा? तुम्हें सजा दूं? सजा क्या होती है जानती हो? सजा तो मुझे मिल रही है प्यार करने की, 2 बेवकूफ़ लड़कियों से प्यार करने की। एक बेवकूफ़ लड़की जो मुझे हासिल करने के लिए इस हद तक चली गई कि उसने औरत होने की मर्यादा ही पार कर दी, जिसने मेरी शादीशुदा जिंदगी ही बर्बाद कर दी। और दूसरी बेवकूफ़ लड़की जो बिना सच जाने कोई भी फैसला ले लेती है, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचती। अरे इस मोहब्बत ने दिया ही क्या है मुझे, सिवाय दर्द और तकलीफ के। हर बार एक नई बेवकूफ़ी, एक नई तड़फ, एक नई बेचैनी। जब भी सोचता हूँ इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से सब कुछ मेरे हाथों से निकल जाता है। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया था और धोखा ना दूँ इसीलिए तुमसे दूर गया था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन यह बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आया। सोना से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत क्या है। उस दिन जब तुम मुझे शॉपिंग मॉल में मिली थी, मैंने उस दिन तुम्हें बताया था कि मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर निकल चुका हूँ। लेकिन तुमने जानबूझकर यह बेवकूफ़ी की, जिसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें सच कहना होगा, मेरी बेगुनाही का सबूत देना होगा, मुझे उस गुनाह के बोझ से निकालना होगा जो मैंने किया ही नहीं। मेरी बेबी डॉल को ज़िंदगी जीने की उम्मीद देनी होगी। तुमने जो किया है उसे सुधारना होगा, वरना ले चलो इसे। कहते हुए राजीव गुस्से से अपने तेज कदमों के साथ उस कमरे से बाहर निकलने लगा कि तभी काव्या दर्द से रोते हुए उसे पीछे से आवाज़ देकर बोली, राजीव स्टॉप, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। अरे मैंने प्यार किया था तुमसे, भले ही एक बेवकूफ़ी ही सही, लेकिन कम से कम तुम्हें मोहब्बत का दर्द तो नहीं दिया। लॉयल हूँ तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। क्या यह काफ़ी नहीं? वह लड़की तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, क्योंकि उसे तुम पर भरोसा नहीं है। अगर ऐसा होता, वह एक बार भी तुमसे सच जानने की कोशिश करती। तुम समझ क्यों नहीं रहे राजीव? प्लीज़ उसे भूल जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बट आई लव हर, समझी तुम? बीवी नहीं है, वह मेरी ज़िंदगी है और वह मुझ पर कितना भरोसा करती है, यह बात उसकी आंखें बताती हैं। मुझे तुम्हारी जुबान से सुनने की ज़रूरत नहीं। वह टूट गई थी सिर्फ तुम्हारी वजह से, लेकिन उसका प्यार कम नहीं हुआ। यह सबूत था उसकी मोहब्बत का। वह चाहे जैसी भी है, मेरी है, सिर्फ मेरी, और उस पर मैं किसी की उंगली भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी तुम? कहकर राजीव गुस्से से उस डार्क प्लेस से निकल गया। थोड़ी ही देर बाद वह हॉस्पिटल पहुंच चुका था, जहां लैला और पिंकी परेशान बार बार इधर उधर चक्कर लगा रही थी और राजीव के बारे में पूछने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि राजीव जब से घर गया था वापस लौटकर ही नहीं आया। घर के सर्वेंट से पता चला कि वह काफ़ी देर पहले ही विला से गुस्से में बाहर निकला था और उसके बाद उसका फ़ोन लगा ही नहीं। राजीव के असिस्टेंट को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और सोना के कोमा में जाने के बाद राजीव काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। ऐसे में उसकी चिंता जायज़ थी, कहीं वह गुस्से में कुछ कर ना ले।
वह दोनों लड़कियां परेशान इधर उधर चक्कर लगा ही रही थी कि तभी अचानक ही कई सारे सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ एक लड़की को घसीटते हुए अस्पताल के उस वार्ड में लेकर आए। वह लड़की, जो कि बहुत ही ज़्यादा घायल थी, उसके पूरे बदन पर जख्म थे, रोने के कारण आंखें सूज चुकी थी। इस लड़की को देख सोना और पिंकी थोड़ा हैरान हुए, लेकिन वह राजीव के सिक्योरिटी गार्डों को पहचानती थी। वह दोनों हड़बड़ाते हुए सामने आकर सिक्योरिटी गार्ड से पूछती हैं, अरे तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? और यह लड़की कौन है? इसकी यह हालत कैसे हुई? तुम लोग इसे डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर डॉक्टर, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। यह कर्कश और स्ट्रॉन्ग आवाज़ सुनते ही लैला और पिंकी का ध्यान दरवाजे की तरफ गया, जहां राजीव गुस्से से अपने बदन पर व्हाइट शर्ट पहने, जिसके बाजू उसके शोल्डर तक फोल्ड थे, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए, बाल पूरी तरह बिखरे हुए, नीली आंखें जो कि पूरी तरह लाल हो चुकी थी, जिनके नीचे डार्क सर्कल हो चुके थे, जो यह साफ जाहिर कर रहे थे कि वह न जाने कितने दिनों से सोया नहीं है। चेहरे पर फ्रेंच बियर्ड, जो काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी थी क्योंकि उसने कई दिनों से शेविंग नहीं की थी। ब्लैक पैंट की दोनों पॉकेट में हाथ डाले, चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन लिए सीना ताने वो वार्ड के अंदर दाखिल हुआ। राजीव इस वक्त बाकी दिनों के मुकाबले आज कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा था, जिसे देखते ही पिंकी और लैला कुछ सेकंड के लिए सहम गई। लेकिन इस बात को कोई झुठला नहीं सकता था कि राजीव अपने इस लुक के साथ भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर और स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा था। उसका ऑरा उसे किलर लुक दे रहा था। भले ही वह कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, पर लड़कियां उसे देखकर पागल होने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। वह एक सेक्सी शराबी की तरह लग रहा था। राजीव को देख पिंकी और लैला घबराकर कन्फ्यूजन से एक नज़र काव्या और एक नज़र राजीव की तरफ देखते हुए बोली, जीजा जी, यह लड़की और आप इस तरह। पिंकी के सवाल को राजीव पूरी तरह इग्नोर कर तेजी से कमरे के अंदर आया और काव्या को गुस्से भरी निगाहों से घूरते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड को कुछ इशारा करता है, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड खींचकर एक थप्पड़ काव्या के खूबसूरत गोरे गालों पर लगाता है। काव्या खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक ही सोना के बगल में रखे हुए टेबल पर सर के बल जा टकराई। आह की आवाज़ के साथ उसके मुंह से दर्द भरी सिसक निकली। उसके माथे से खून बहने लगा, जिसे वह अपनी हाथ से रोकने की कोशिश करने लगी। उसके दोनों गाल तो पहले ही सूजकर टमाटर की तरह लाल हो गए थे, जो देख पिंकी और लैला घबराकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। वह दोनों कन्फ्यूजन से एक दूसरे को देख रही थी। तभी राजीव की धाड़ती हुई आवाज़ काव्या के कानों में, स्पीक, और अगर एक शब्द भी झूठ बोला तो यहीं टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। राजीव के गुस्से भरी आवाज़ सुन काव्या जल्दी से अपनी कांपती हुई आवाज़ में रोते हुए बोली, सोना सोना, मैं काव्या, रिमेंबर हमारी मुलाकात, पॉइंट की बात करो। उसके कानों के पास जाकर कहो, जोर जोर से कहो ताकि उसे सुनाई दे। अगर वह इस वक्त अपने होश में नहीं आई ना, तो मैं तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह को अलग कर दूंगा। बताओ उसे सच क्या है। राजीव अचानक ही चीख उठा था, जिसे सुनकर काव्या तुरंत ही उछल पड़ी। अब उसका रोना बहुत ही तेज हो गया था, क्योंकि अब उसे अपने सामने अपनी मौत नजर आ रही थी। वहीं लैला और पिंकी को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाती, क्योंकि राजीव सचमुच बहुत खतरनाक लग रहा था। अब क्या वह रोते हुए सोना के कानों में जाकर अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में जोर जोर से बोलने लगी, सोना सोना, मैंने तुमसे जो कहा था सब झूठ था। सोना, मैं काव्या, तुम सुन रही हो। देखो, उस रात मेरी उस राजीव के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। यह सब मैंने किया था ताकि मैं राजीव को हासिल कर सकूं। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं और ना ही हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है। देखो, तुम्हारी वजह से उसने मुझे कितना मारा। प्लीज़ सोना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, होश में आ जाओ, वरना वह मेरी जान ले लेगा। सोना, मैं हार गई हूँ, तुम्हारे राजीव को तुमसे दूर नहीं कर पाई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, यह सब मैंने किया है। कहते हुए काव्या सोना को शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें बता देती है, जिसे सुन पिंकी और लैला के पैरों तले जमीन निकल गई और पिंकी का खून खोलने लगा। वह गुस्से से चिल्लाते हुए दांत पीसकर काव्या के पास आई और उसके बाल पकड़ बड़ी ही बेरहमी से उसके चेहरे पर 2-4 थापड़ खींचकर मारे। तो तेरी वजह से मेरी दीदी की यह हालत है। तेरी वजह से मेरी दीदी आज जिंदगी और मौत के बीच। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर पिंकी उसके बाल पकड़ उसे खींचकर तमाचे मार रही थी। अब लैला को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने भी काव्या को बहुत ही बुरी तरह मारा। दोनों लड़कियों ने काव्या का तबला मना दिया था, कभी वह बजाती तो कभी वह। स्टॉप, बंद करो यह तमाशा, और इसके साथ जो भी करना है बाहर जाकर करो। मुझे मेरी बेबी डॉल के साथ अकेले में वक्त चाहिए। नाउ आउट। इतना कहकर राजीव ने सभी को बाहर जाने का इशारा किया, जिसके बाद लैला और पिंकी काव्या के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर लेकर गई। वहीं अब राजीव सोना के साथ उसके वार्ड में अकेला था।
अब राजीव गुस्से से सोना के सामने खड़े होकर उसे अपनी नीली नज़रों से घूरने लगा। इस वक्त उसकी आंखों में दर्द और तकलीफ थी। वह सोना के पास खड़े होकर गुस्से से दांत पीसकर बोला, देखा तुमने, तुम्हारी एक लापरवाही और बेवकूफ़ी ने आज हम दोनों को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। प्यार में भरोसा होता है बेबी डॉल, क्या तुम्हें मुझ पर नहीं था? किसने कहा था यह बेवकूफ़ी करने के लिए? माना कि अगर मैं गलत भी था तो कम से कम तुम मुझसे नाराज़ हो सकती थी, छोड़कर चली जाती। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए, तुम्हें मनाने के लिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता, तुम्हें बताता कि मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन तुमने क्या किया? अपनी बेवकूफ़ी में आकर मुझसे मनाने का हक भी छीन लिया। एक बार, बस एक बार कहा होता कि हब्बी मुझसे बात कीजिए, वरना मैं आपके बिना मर जाऊंगी, वरना फिर से कोई बेवकूफ़ी करूंगी। सच कहता हूँ, सब कुछ भूलकर तुम्हारे पास आ जाता, लेकिन तुम्हें यह बेवकूफ़ी कभी नहीं करने देता। लेकिन तुमने मुझे वार्निंग नहीं दी, बल्कि खुद को मुझे अलग करने का हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारी यह जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है, मेरी कुछ नहीं? मैंने अपनी ईमानदारी साबित कर दी, अब तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। पर याद रखना, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। आई लव यू, स्टिल लव यू। हाँ, तुम बेवकूफ़ हो, फिर भी आई लव यू। और अभी जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आओगी ना, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। सुन रही हो तुम? नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। इतना कहकर राजीव गुस्से से वहाँ से जाने लगा। और तभी अचानक ही सोना को जिन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के सहारे एग्जामिन के लिए रखा गया था, अचानक ही उनमें कुछ हलचल होने लगी, जिनकी आवाज़ों को सुन राजीव एक पल के लिए घबरा गया और जल्दी से सोना के पास जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम हड़बड़ाते हुए बोला, बेबी डॉल, बेबी डॉल, क्या हुआ तुम्हें? बेबी डॉल, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, 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 मैंने झूठ कहा था। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। प्लीज़, प्लीज़ मत जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। बेबी डॉल मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। डॉक्टर, डॉक्टर, कहते हुए राजीव जल्दी से वार्ड के बाहर जाकर जोर जोर से डॉक्टर को पुकारते हुए चिल्लाने लगा, डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आओ, देखो मेरी बेबी डॉल। और अब लगभग 1 घंटे बाद सोना का अंदर ट्रीटमेंट चल रहा था। राजीव, पिंकी और लैला बाहर घबराते हुए इधर उधर घूम रहे थे। तीनों की आंखों में इस वक्त आंसू और घबराहट थी। सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन राजीव की हर एक पल के साथ मानो जान जा रही थी। अब उसे अपने शब्दों पर गुस्सा आ रहा था। आखिर वह कैसे अपनी बेबी डॉल को जाने के लिए कह सकता है? अगर उसने उसकी बात मान ली तो? वह लड़की वैसे ही इतनी बेवकूफ़ है, बात को समझती ही नहीं, बस अपने दिल से काम लेती है, जो कि यूजलेस है। राजीव अपने आप में ही रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वह उसकी बेबी डॉल को उससे अलग ना करे। वैसे भी उसकी बेबी डॉल के अलावा इस दुनिया में है ही कौन उसका? और लगभग 1 घंटे बाद वार्ड के कमरे का दरवाज़ा खुला, जहां से कुछ डॉक्टर हाथों में ग्लव्स और चेहरे का मास्क निकालते हुए बाहर आए, जिनकी आहट भर से राजीव, पिंकी और लैला उनका रास्ता रोक उम्मीद भरी नज़रों से उनकी तरफ देखने लगे। तभी डॉक्टर ने स्माइल करते हुए कहा, मुबारक हो, मेडिकल हो गया। आज तक हमने इस तरह का केस कभी नहीं देखा था। कल तक जो पेशेंट जिंदगी की उम्मीद खो बैठी थी और हमारी हर ट्रीटमेंट और कोशिश उन पर बेकार जा रही थी, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वह होश में आएंगी। बस आपके डर से ठीक से कुछ कह नहीं पाए, लेकिन अब यह देखकर लग रहा है कि दुनिया में चमत्कार भी होते हैं। मेरे 35 साल के करियर में मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है। और डॉक्टर की जलेबी जैसी गोल गोल बातों को सुन राजीव, पिंकी और लैला काफ़ी कंफ्यूज थे कि तभी राजीव बेसब्री से गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, डॉक्टर, पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ बताओ मेरी बेबी डॉल कैसी है? वह ठीक तो हो जाएगी ना? देखो, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। याद रखना, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। कहते हुए राजीव गुस्से से डॉक्टर के ऊपर झपटा ही था कि तभी पिंकी जल्दी से सामने आकर राजीव को डॉक्टर से दूर करते हुए बोली, जीजा जी शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए, पहले डॉक्टर की बात तो सुन लीजिए। डॉक्टर, प्लीज़ बताइए ना, क्या हुआ है? हम लोगों की जान जा रही है, मेरी दीदी ठीक तो हो जाएगी ना? प्लीज़ कुछ तो जवाब दीजिए। और अब राजीव को इतना गुस्सा करते हुए देख डॉक्टर ने स्माइल करते हुए कहा, अरे आपको इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है आपकी बीवी को, उन्हें होश आ गया है और हमने उन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा है। अब उनकी रिकवरी पर डिपेंड करता है कि वह कितना जल्दी डिस्चार्ज होकर घर जा सकती हैं। और यह सुन पिंकी, लैला और राजीव के चेहरे पर एक चमक आ गई। उनकी आंखों में रुके हुए आंसू खुशी की आंसू में बदल गए। डॉक्टर, हम उनसे मिल तो सकते हैं ना? कहते हुए लैला जल्दी से हड़बड़ाई, जी बिल्कुल,
पर एक एक करके, और याद रखना पेशेंट को कोई टेंशन या स्ट्रेस ना हो, वरना आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर। इतना कहकर पिंकी, लैला और राजीव जल्दी से वार्ड के अंदर दाखिल होने ही वाले थे कि तभी पिंकी और लैला राजीव की आंखों में बेचैनी देख उन दोनों ने अपने कदम पीछे लेकर राजीव को जाने का इशारा किया। लेकिन राजीव, जो कि अंदर जाने ही वाला था, कुछ सोचकर वह भी अपनी जगह पर रुक गया। दरअसल वो इस डिसीजन को ले ही नहीं पा रहा था कि क्या उसे सब कुछ भूलकर सचमुच सोना के पास जाना चाहिए। कहीं उसे यह ना लगे कि उसने अपनी बेवकूफ़ियाँ करके सही किया। राजीव का नाराज होना भी तो बनता था। वह अभी कसम में था कि तभी पिंकी धीरे से आगे आकर राजीव से बोली, बस कीजिए जीजा जी, आखिर कब तक नाराज़गी का यह सिलसिला चलता रहेगा। मैं यह नहीं कहती कि दीदी ने जो किया वह सही था, लेकिन जीजा जी यह बात तो आप भी जानते हैं ना कि प्यार अक्सर हमसे कुछ बेवकूफ़ियाँ करवा देता है। कुछ बेवकूफ़ियाँ दीदी से हुई और कुछ गलतियाँ आपसे, लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ बहुत ही अनोखी है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए प्लीज़ अपने प्यार को माफ़ कर दीजिए और सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत कीजिए। हमने देखा है आपको दीदी के लिए तड़पते हुए, और दीदी को भी आपके लिए। प्लीज़ इस तड़प को ख़त्म कर दीजिए और हासिल कर लीजिए अपनी बेबी डॉल को, क्योंकि उसे तो अब आप ही संभाल सकते हैं। जाइए जीजा जी, जाइए। और पिंकी की इन बातों को सुन फाइनली राजीव अपना डिसीजन ले चुका था। हाँ, सोना ने बेवकूफ़ियाँ की, उसने दिमाग से काम नहीं लिया, लेकिन वह प्यार ही क्या जो हमारी बेवकूफ़ियों को माफ़ ना करे, हमें एक मौका ना दे। प्यार तो वह जो हमें हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करे। राजीव ने भी ऐसा ही किया और वह जल्दी से दौड़ते हुए अपनी सोना के पास गया, जो कि हॉस्पिटल बेड पर अपने चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाए उम्मीद भरी नज़रों से बस दरवाजे की तरफ ही देख रही थी कि काश उसे जिसका इंतजार था वह इस दरवाजे से आए और उसे अपने साथ ले जाए। उसकी उम्मीद हर पल टूटती जा रही थी। क्या सचमुच उसका राजीव उसे छोड़कर चला गया? क्या वह सचमुच उसे माफ़ नहीं करेगा? ना जाने क्यों सोना के दिल में यह घबराहट थी कि तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला और उसकी उम्मीद को एक नई रोशनी मिली, जब राजीव जल्दी से कमरे के अंदर आकर दौड़ते हुए एक झटके में उसे अपने सीने से लगा लेता है। बेबी डॉल। राजीव के मुंह से यह शब्द सुन सोना के जलते हुए दिल को एक सुकून का एहसास हुआ और उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई, लेकिन उनमें से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसके हाथ की नस में ड्रिप के इंजेक्शन लगे हुए थे। खूबसूरत चेहरा मुरझाकर पीला पड़ गया था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर राजीव को हग किया और सिसक कर रोने लगी। आप आ गए, आप आ गए। हब्बी प्लीज मुझे माफ़। और इससे पहले वह कुछ कहती, राजीव उसे यूं ही अपने सीने से लगाए हुए अपनी आंखों में आंसू लिए बोला, बस करो, अब कुछ मत कहना, तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ। और वहीं हॉस्पिटल वार्ड के बाहर पिंकी दरवाजे के एक छोटे से ट्रांसपेरेंट कांच से अंदर का नज़ारा देख रही थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल और आंखों में आंसू थे। उसके बगल में खड़ी लैला पिंकी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सच कहूँ तो मैंने प्यार का यह रूप कभी नहीं देखा था। आज तक किस्मत ने मुझे कई लोगों से मिलवाया, कईयों के साथ मैंने नाइट आउट भी किया, पर बदकिस्मती से सच्चा प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। और इन दोनों को देख आज मुझे इस बात का रिग्रेट होता है। काश मेरी किस्मत भी सोना जैसी होती। पिंकी, मेरी किस्मत में क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे बारे में बता सकती हूँ। तुम एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की हो। सोना में सचमुच कुछ बात है जिसे तुम जैसी बहन मिली। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी तुम्हें भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। राजीव सर जैसा नहीं बल्कि उनसे भी बेहतर। लैला की बात सुन पिंकी अपनी आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखते हुए बोली, खुशकिस्मत तो मैं हूँ जिसे इतनी प्यारी फैमिली मिली। आज तक मेरी दीदी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक खुशी आई जो कहीं ना कहीं मेरी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गई। मेरी ज़िंदगी में कौन आएगा मैं नहीं जानती, लेकिन अब इन लोगों की ज़िंदगी में मैं नहीं आऊँगी। मेरी दीदी का ख्याल रखना लैला। लेकिन यह नज़ारा देखकर लगता नहीं कि इन्हें किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। यह दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। भगवान से प्रार्थना करूंगी इनकी जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे। इतना कहकर पिंकी वहाँ से जाने लगी और उसकी बात सुन लैला को कुछ अजीब लगा। वह तुरंत उसके पीछे उसके हाथों को पकड़ते हुए बोली, पिंकी एक मिनट, तुम कहाँ जा रही हो? सोना को अभी अभी होश आया है, प्लीज़ अब तुम कुछ उल्टा सीधा। डोंट वैरी, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होगा, क्योंकि दीदी की गलती से मैंने एक चीज़ सीखी है। ज़िंदगी ने हमारे लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सोच कर ही रखा होता है, जो वक्त आने पर हमें मिल ही जाता है।
मैं भी इस अच्छे की तलाश में जा रही हूँ, खुद की तलाश में जा रही हूँ, इस शहर, इस देश और इन लोगों से दूर। अब मेरा पूरा फोकस मेरी स्टडी पर होगा। मैं भी तो देखूं किस्मत में मेरे लिए क्या चुना है। डोंट वरी, मैं जहाँ भी रहूँगी तुम लोगों से कांटेक्ट में रहूँगी। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगी कि तभी लैला ने एक बार फिर पूछा, क्या सोना से बिना मिले जा रही हो? और इस सवाल को पिंकी अपनी आंखें बंद किए हुए बोली, मैंने पहले ही खुद से वादा किया था, इसे पूरा करना होगा। अब कुछ मत कहना प्लीज, कहीं मेरे कदम डगमगाने ना लगे। इतना कहकर वह तेज कदमों के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल गई और अब वह अपनी गाड़ी में बैठ अपने आंसू पोंछते हुए अपने मोबाइल फ़ोन पर राजीव सोना और अपनी पिक देखने लगी। यह पिक शायद मंदिर की थी जो वह लोग शिवरात्रि की पूजा करने गए थे, जिसमें राजीव सोना और पिंकी के बीच में खड़ा था और पिंकी ने कुछ इस एंगल से तस्वीर ली थी कि राजीव के हाथों की परछाई पिंकी के हाथों में थी, जिस बात का एहसास शायद किसी को नहीं था। इस फोटो को देख पिंकी अपने चेहरे पर कड़वी मुस्कान लिए बोली, थैंक यू सो मच, पर आपसे प्यार करने का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आपको आज़ाद करना होगा। इतना कहकर उसने अपने मोबाइल फ़ोन से उस फोटो को डिलीट कर दिया। थोड़ी ही देर बाद वह अपने लगेज लेकर फ्लाइट पकड़कर किसी दूसरे देश के लिए निकल गई। देखते ही देखते 1 हफ्ते का वक्त बीत गया। सोना काफ़ी जल्दी रिकवर कर रही थी। उसकी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ जाती क्योंकि वह अपनी बहन के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन पिंकी उस दरवाजे से कभी आई ही नहीं और यह देख वह मायूस हो जाती। दिन निकलते गए। राजू उसे तरह तरह के बहाने बना रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि पिंकी जा चुकी है, लेकिन उसने सोना को इस बारे में नहीं बताया। वह हर दिन कुछ ना कुछ बहाने बना देता, कभी पिंकी के एग्जाम के तो कभी एक्स्ट्रा क्लास के, लेकिन सोना इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि इतनी सी बात समझ ना पाए। शायद उसने एक रिश्ता पाकर दूसरा रिश्ता खो दिया, जिसे समझने के बाद वह फिर से बहुत रो रही थी कि तभी लैला के मोबाइल फ़ोन पर वीडियो कॉल आई, जो कि इस वक्त सोना की पैकिंग कर रही थी क्योंकि आज उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। राजू उसके लिए एप्पल कट कर रहा था। लैला ने तुरंत वीडियो कॉल रिसीव किया, जिसमें पिंकी स्माइल करते हुए सोना से कह रही थी, दीदी मैं फ्रांस के न्यू कॉलेज में आ चुकी हूँ। यहाँ पर सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। आप अपना ख्याल रखना और मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं बहुत खुश हूँ। पिंकी की बात सुन सोना उससे नाराज होते हुए बोली, तू मुझसे मिले बिना क्यों चली गई? क्या तू भी मुझसे नाराज है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे माफ़। ओ कमोन दीदी, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस इसलिए आई हूँ ताकि आप और जीजा जी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। और रही मेरी बात तो यह देखो, यह फ्रैंकलिन है। इसे हिंदी बोलने का बहुत शौक है, लेकिन हमेशा हिंदी की टांग तोड़ता रहता है। मैं इसे हिंदी सिखा रही हूँ और यह मुझे फ्रेंच। हम दोनों दोस्त हैं और यह मुझ पर हर वक्त लाइन मारता रहता है, तो बस मैं इसे घुमाने में बिजी हूँ। कहते हुए पिंकी ने अपनी बगल में खड़े एक लगभग 6.5 फुट के पतले बहुत ही ज़्यादा फेयर और हैंडसम लड़के को दिखाया, जो कि मोबाइल फ़ोन पर हिंदी में बातें करते हुए हाथ हिला रहा था। नमस्ते, खांसे हो? नमस्ते, कैसे हो? जिसे देख सोना के चेहरे पर स्माइल आ गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नमस्ते। सोना की बात पर पिंकी ने फ़ोन अपनी तरफ करते हुए कहा, अब मेरा पूरा फोकस मेरी पढ़ाई की तरफ है दीदी, मेरी चिंता मत करो। आई लव यू। अब रखो, मेरी क्लास का वक्त हो गया है। इतना कहकर पिंकी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उसकी बातों को सुन सोना का चेहरा एक बार फिर मायूस हो गया, क्योंकि वह जानती थी उसकी बहन बस यूं ही खुद को खुश दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मायूसी एक बड़ी बहन होने के नाते वह देख सकती थी। वहीं सोना को एक बार फिर से तकलीफ में देख राजीव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, फिक्र मत करो बेबी डॉल, मैं हूं ना। मेरी सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त सिविल ड्रेस में उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मैंने उस कॉलेज के डीएम से भी बात कर ली है। पिंकी को वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक वीकेंड पर वह तुमसे मिलने आ जाएगी या फिर हम चलेंगे उससे मिलने। तब तक उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करने दो। तुम चाहती हो ना वह एक कामयाब डॉक्टर बने, जैसा बचपन में तुम चाहती थी। यह सुन सोना ने हाँ में सिर हिलाया, तो बस उसके लिए यही सही था, वह इस माहौल से दूर जाए। अब अपने चेहरे पर स्माइल लाओ, वरना मैं तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके नहीं ले जाऊंगा और फिर रहने दो हफ्ते और। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था तुम्हें कम से कम 5 दिन और रहना चाहिए, लेकिन तुम्हारी जिद पर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने रिस्क पर तुम्हें छुट्टी दिलवाई है। हो सकता है मेरा प्लान बदल जाए। कहते हुए राजीव अपना मुंह बना लेता है
और उसकी बात सुन सोना तुरंत घबरा गई, क्योंकि उसे अस्पताल में रहने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। वह यहाँ बोर हो रही थी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, मैं खुश हूँ, मुझे इस अस्पताल में नहीं रहना अब भी। और यह सुन राजीव के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने सोना को अपने गले से लगा लिया। अब थोड़ी ही देर में वह लोग विला के लिए निकल गए।